अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एक्सप्रेसो और मैं हूं इमरान हसन। ये है इमरान हसन और मैं हूं अनमला हसन। आज मैंने कहीं था जिसका शाहकार हो इंतजार हो शाहकार आ गया। आज लफ्ज़ आगे पीछे हो रहे हैं बहुत सख्त। अच्छा, इस उम्मीद के साथ क्या बिल्कुल ठीक ठाक है, टेलीविजन के सामने बैठे हुए हैं इसीलिए हमें देख रहे हैं। उम्मीद है कि आपका दिन अच्छा कटे और हमारे साथ साथ अच्छा कटे। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करें। आप बोले ना। नहीं, अच्छा बाकायदा आगाज करेंगे जी। आज के शो में बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज भी हैं जिनको हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो आज वर्ल्ड किडनी डे है। वर्ल्ड किडनी डे है और इस पे हमने एज यूजुअल पावर पैक किस्म का शो आपके लिए तैयार किया है। 2 से 3 सेगमेंट्स तो ऐसे हैं जिन लोगों को गुर्दों के मसाइल हैं या नहीं है, आपके लिए बड़ी मुफीद मालूमात होगी। और पाकिस्तान उन ममालिक में से है जहाँ पे गुर्दों के मरीज बहुत ज्यादा है, ये मरज बहुत ज्यादा है। तो इस हवाले से भी हमारे सेगमेंट्स होंगे। दूसरा हम शब मेराज को भी आज डिस्कस करेंगे क्योंकि आज इबादत की रात है, तो उस हवाले से भी हमारे पास एक खुसूसी सेगमेंट हमने आपके लिए डिजाइन किया है जिसमें हम आपको इस हवाले से भी बताएंगे। एंड विद दैट एक बड़ा एक्सक्लूसिव इंटरव्यू है साई मुश्ताक साहब के हवाले से। वकार अहमद मलिक साहब, आपको मालूम है कि वो सहरा नवद के खुतूत सफर शर्त में हमारे चल रहे हैं, उसमें उन्होंने साई मुश्ताक साहब को इंटरव्यू किया और अनलकीली साई मुश्ताक साहब वो इंटरव्यू देखने से पहले ही वफात पा गए। जब वकार साहब से बात हुई तो उन्होंने कहा था कि जी टीवी वाले मेरा इंटरव्यू करते हैं लेकिन मैंने आज तक देखा नहीं। तो वकार साहब ने कमिट किया था कि आप इसको जरूर देखेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्हें जिंदगी ने मौका नहीं दिया। तो उनका आखिरी इंटरव्यू है, आज के शो में चलेगा, जरूर देखिएगा। और भी बहुत कुछ है और सियासत पे तो बात होगी, लेकिन सबसे पहले हम आगाज करेंगे आज की हेडलाइन से। सादिक संजरानी की जीत के लिए हर सियासी, जमहूरी और कानूनी हरबा इस्तेमाल करेंगे। तहरीक इंसाफ का 2 टोक मौक़िफ़। वजीर आजम ने कोई भूखा न सोएगा प्रोग्राम का आगाज कर दिया। 3 करोड़ खानदानों की माली मुआविनत का भी ऐलान। कोरोना के बढ़ते वार 9 अजला में तालीमी इदारे 2 हफ्तों के लिए बंद करने का ऐलान। ईसीसी ने रमजान रिलीफ पैकेज की मंजूरी दे दी। यूटिलिटी स्टोर्स को 7 अरब 60 करोड़ दिए जाएंगे। आर्मी चीफ का दौरा बहरीन। ISPR के मुताबिक बहरीन को सिक्योरिटी, तरबियत और फोर्सेस की इस्तेदाद बढ़ाने से मुतल्लिक ताउन की पेशकश। मशहूर अलगोजा नवाज साईं मुश्ताक की जिंदगी का आखिरी इंटरव्यू देखिए सफर है शर्त में। और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में गुर्दों की सेहत का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। हेडलाइन से आपको अंदाजा हो क्या होगा कि आज के शो में बहुत कुछ है सेगमेंट्स की शक्ल में और हमारे गेस्ट भी हमारे साथ ज्वाइन करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले आपको बताएंगे आज की बड़ी खबर। बड़ी खबर में बात करेंगे गवर्नमेंट और ऑपोजिशन के दरमियान सियासी कशमकश की। तो सेनेट इलेक्शन में यूसुफ रजा गिलानी की कामयाबी के बाद लफ्जी और कानूनी जंग उरूज पर है। इस वक्त गवर्नमेंट यूसुफ रजा गिलानी की नाअहली के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, लेकिन कानूनी महासे से शदीद मुश्किलात का सामना भी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट इलेक्शन कमीशन ने PTI की यूसुफ रजा गिलानी की कामयाबी का नोटिफिकेशन रोकने की दरख्वास्तों को मुस्तरद कर दिया है। ताहम इलेक्शन कमीशन ने यूसुफ रजा गिलानी की नाअहली की दरख्वास्त को काबिल समात करार देते हुए केस की समात 22 मार्च को मुकर्रर कर दी है। और इसके साथ साथ अली हैदर गिलानी और यूसुफ रजा गिलानी को नोटिस भी जारी कर दिए गए हैं। साथ साथ बात की जाए दरख्वास्त गुजारों की तो उनको हिदायत की गई है कि वीडियो स्कैंडल में नजर आने वाले तमाम अफराद को दरख्वास्त में लाजमी फरीक बनाया जाए। PTI ने इलेक्शन कमीशन के फैसले को अपनी पहली फतह करार दिया है। बिल्कुल, यूसुफ रजा गिलानी की नाअहली के लिए हर फोरम को इस्तेमाल करने का इंदिया देते हुए 2 टोक अल्फाज में वाज़ेह भी किया है कि यूसुफ रजा गिलानी की नाअहली तक चैन से नहीं बैठेंगे। उधर डस्का इलेक्शन पर भी हुकूमत को थोड़ा सा धचका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने NA-75 में रीपोलिंग का हुक्म मुअत्तल करने की PTI की इस्तदा ये कहकर मुस्तरद कर दी है कि 16 मार्च को इलेक्शन कमीशन के जवाब का जायजा लेने के बाद ही फैसला किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने तारीख तब्दील की है इस हल्के के अंदर दोबारा जो इलेक्शन होना है और अब ये 18 मार्च के बजाय 10 अप्रैल को होगा। इस सारी सियासी सूरत-ए-हाल के ऊपर बात करने के लिए एज यूजुअल वेरी पर्टिनेंट पर्सनैलिटी वज़ीर दाखिला पाकिस्तान रशीद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जरा राय लेते हैं। शेख साहब, पॉलिटिक्स के अंदर सरप्राइजेस की गुंजाइश उस वक्त नहीं होती जब फैसला नंबर गेम्स के ऊपर हो और जब आप नंबर्स के हवाले से बड़े कैलकुलेटेड हो। हुकूमत लगता है कि कहीं मिस कैलकुलेशन कर गई। इतना बड़ा सरप्राइज मिला हफीज शेख साहब की सीट के ऊपर कि अभी तक वो धचका बर्दाश्त नहीं हो रहा और मुसलसल कानूनी मुख्तलिफ जो जगह है, जो दरवाजे हैं, वो खटखटाए जा रहे हैं। आप इस मामले को किधर जाता देख रहे हैं? देखिए, आप जितने भी आपने सवाल किए हैं उसके जवाब भी आपने खुद दे दिए। अब मैं आपसे भी इख्तिलाफ करूं और हालात पे भी बात करूं, मेरे ख्याल में कोई धचका वचका नहीं है। एक सीट में उन्होंने
सारा महवर बनाया और पीटीआई सारे पाकिस्तान में जीती, लेकिन एक सीट वो हार गई। उसको उन्होंने एतमाद के वोट से साबित किया कि उनके सारे आदमी उनके साथ हैं। और परसों या कल 12 तारीख को ये भी साबित हो जाएगा, कल ही, कि चेयरमैन सेनेट भी उन्हीं का है। तो हालात बेहतर होंगे। सियासत में ऊंच नीच आती जाती है। सिर्फ ये है कि तहरीक इंसाफ ने पहले इलेक्शन को इस्लामाबाद वाले को इजी लिया और अब वो मेहनत कर रहे हैं। आज भी मीटिंग है कोर कमेटी की शाम को पीएम हाउस में। तो मुझे तो अल्लाह से उम्मीद है कि संजीदानी कल जीत जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक हो गया, ठीक हो गया। इलेक्शन कमीशन की अगर हम बात करें तो जो वीडियो आई थी अली हैदर गिलानी की, उन्होंने यूसुफ रजा गिलानी की नाअहली के लिए उसको बतौर सबूत मानने से इनकार कर दिया या मुस्तरद कर दिया। क्या वजह है कि इस वीडियो, आपको लगता है इस वीडियो से यूसुफ रजा गिलानी साहब को नाअहल करार दिया जा सकता है? ये एक रीजन हो सकती है? मैं इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ। हमारी मुल्क का एक ये भी मसला है कि मैं वो बात करता हूँ जिसका मुझे नॉलेज हो या जो पॉलिटिक्स में कर सकता हूँ। अब लीगली कोई चीज कहाँ खड़ी हुई है ये फैसला करना तो सुप्रीम कोर्ट का या वकला का या इलेक्शन कमीशन का काम है, जहाँ जाके दलील दी जाती। हम आवाम की हाइप इतनी क्रिएट कर देते हैं, जब फैसला कोई खराब आ जाता होता तो वो ठीक है क्योंकि कानून के मुताबिक होता है। तो फिर उससे मायूसियां फैलती हैं। मेरे ख्याल में हर आदमी को वही राय देनी चाहिए जिसको वो समझता है, जिसका वो एक्सपर्ट हो। सो अब 24 घंटे टीवी चलता है तो फिर खबरें भी तो चलती रहती हैं। सो मेरे ख्याल में इंशाअल्लाह ताला कल ऊंच नीच का फैसला हो जाएगा। फिर ये सारा जोर देंगे कि लॉन्ग मार्च में, ये कल के बाद ये सारा जोर लॉन्ग मार्च की तरफ चला जाएगा। तो अल्लाह बेहतर करेगा, बेहतरी होगी। लेकिन इसमें एक नुकता शेख साहब ये भी है ना कि अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या हुकूमती जमात की ये प्ली है कि जी वोट खरीदे गए, वोट आगे पीछे हुए, जिस पार्टी की जितने वोट थे उतने पड़ते, तो हफीज शेख साहब को बनना चाहिए था। कल के इलेक्शन में अगर सादिक संजरानी जीत जाते हैं तो ओबियसली हुकूमत के पास तो नंबर नहीं है, 4-5 नंबर कम है। तो फिर क्या इखलाकी तौर पर हुकूमत ये कहने के काबिल होगी कि यूसुफ रजा गिलानी के मामले को दोबारा से परसू किया जाए अगर कल संजरानी जीत जाते हैं? जब से मैंने सियासत में हूँ, मैंने होश संभाला, ये बातें सुनता हूँ। काउंसलर से शुरू हुआ हूँ और काउंसलर लेवल से यही बातें शुरू हुई। तो माशरा इनताब का शिकार है। जिस तरह यहाँ इसमें आज़ाद मेंबर भी हैं, ये तो नहीं है ना कि पीटीआई के सारे मेंबर हैं या नून लीग और पीपल्स पार्टी के मेंबर हैं, इसमें आज़ाद मेंबर भी हैं। और इलेक्शन बहुत जबरदस्त होगा, कड़ा होगा और कड़ाकेदार होगा, लेकिन संजरानी इंशाल्लाह जीत जाएगा। और अगर संजरानी साहब कल जीतते हैं तो आपकी कैलकुलेशन या ज्ञान के मुताबिक कितना फर्क हो सकता है शेख साहब वोट्स का? ये नहीं मुझे पता। अच्छा, ये अभी नहीं पता। अच्छा, आगे बढ़ते हुए इस वक्त ये जो मजमूई तौर पे शक्ल बन रही है, पंजाब हुकूमत के हवाले से खास तौर पे बड़ी खबरें आ रही हैं। इमरान खान साहब के हवाले से जब एतमाद का वोट मिला, आपने तो बड़ी ज़बरदस्त स्पीच की, लेकिन आपने भी तनख्वाहदार आदमी के मसाइल को एड्रेस किया। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब का इब्तदाई हिस्सा बड़ा इंप्रेसिव था, दूसरा अगरचे कि उनकी अपनी जमात के कुछ कंसर्न्स थे। तो इसको लेकर क्या इमरान खान साहब बकौल आपके इस दूसरे हुकूमत के जन्म के अंदर अपनी पॉलिसीज़ को और अपने प्लेयर्स को, फील्ड प्लेसिंग्स को चेंज करेंगे या वैसे ही जाएंगे? आज बात होगी तो बात करेंगे। मैं वही बात करूंगा जो मैंने असेंबली में की कि तनख्वाहदार तबका पिस गया है और महंगाई, ये दो मसले हैं। बाकी 2.5 साल देखें, हम तो 14 बहुत घर गए हैं। 18 महीनों के बाद 3 साल हमारे हो गए हैं, उसके दौरा चौथा हो जाता है जी। अब आवाज कुछ कटना शुरू हो गई है शेख साहब, थोड़ी सी अगर लोकेशन तब्दील कर लीजिएगा और इस बात को मुकम्मल कर लीजिएगा, काइंडली समझ नहीं पाया आपकी बात। बात है जी कि हमें अब किसी हुई कुव्वतों और तनख्वाहदार तबकों के लिए काम करना है और इंशाल्लाह करें। और आपको लगता है कि फील्ड प्लेसिंग तब्दील होगी अब, और डस्का इलेक्शन की जो रीडेट किया गया है उसका भी कोई असर आएगा इंतखाबी कैंपेन के ऊपर? 341 सीट है, एक आसमान, एक सीट से कौन से तारे टूट जाते हैं। मीडिया में सब कुछ हो रहा है और 3 साल हमारे पूरे हो गए हैं। 1 साल हमें सर, एक सीट का शेख साहब फर्क तो पड़ता है। आपकी एक सीट है लेकिन आप छाए में हैं, मीडिया पे भी, हुकूमत में भी। एक सीट का फर्क तो पड़ता है सर।
नहीं, दस्के में ये सीट ऐसी नहीं। थैंक यू वेरी मच। ठीक हो गया, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। अगर मैंने कहा शेख साहब कैसे कह रहे हैं कि एक सीट से बड़ा फर्क पड़ता है। आवामी की एक सीट है, शेख रशीद अहमद साहब है, वजीर दाखिला है और मीडिया की जान तो है ही। खैर सुबह हमारे साथ मौजूद थे, आम मौजूदात पे बात कर रहे थे। शेख साहब ने हफीज शेख साहब के हवाले से भी कमेंट किया था कि वो जीतेंगे और हम मुसलसल अपने शोज में कहते रहे, बार बार हमने कहा कि लगता है कि ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार ना हो जाए हुकूमत, और वो हुआ, हमने देखा। और अब तमाम हरबी हुकूमत इस्तेमाल करना चाह रही है के हवाले से, हाँ, यूसुफ रजा गिलानी साहब के हवाले से। लेकिन अब पछताए क्या हो जब चिड़ियां चुग गई खेत। दो के सियासत में कुछ अरफे आखिर नहीं होता, लेकिन कल बड़ा अहम इलेक्शन है अरमला से। हाँ जी, आप तैयार हैं? मैं तैयार हूँ जी, बिल्कुल। और हम इस हवाले से यकीनी तौर पे कोशिश करेंगे कि अल्लाह सुब भी कुछ इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है आपके लिए लेकर आए। लेकिन बज़ाहिर ऐसा लगता है कि सियासी मैदान के अंदर गर्मा गर्मी रहेगी, चाहे सादिक संजरानी जीत जाते हैं या नहीं जीतते, क्योंकि इस वक्त अपोजिशन वो जीतेंगे। वो तो शेख हफीज शेख साहब के हवाले से भी कह रहे थे। तो लेकिन जो बात मानने की है वो ये कि इस वक्त हुकूमत मुतहरिक जरूर नजर आई है। जो इत्मीनान या जो आराम हफीज शेख साहब के वक्त या सेनेट इलेक्शन के वक्त हुकूमत करी थी, अब कम से कम उतना नहीं करी। अब नहीं करी, अब थोड़ी एक्टिव नजर आ रही है। इसी नोट पर चलेंगे, हम ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। एक्सप्रेसो में बहुत कुछ है। वर्ल्ड किडनी डे के हवाले से हमारे स्पेशल सेगमेंट्स है, वो आपने बिल्कुल मिस नहीं करने। स्टे ट्यून्ड टू एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब कोरोना के हवाले से बात करेंगे तो मुल्क भर में कोरोना के वार जारी हैं और हर गुजरते दिन के साथ पॉजिटिव केसेस और अमवात की शरह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। मुल्क भर में अगर बात की जाए तो बुजुर्ग शहरियों की वैक्सीनेशन का आगाज हो गया है। 60 साल से ज्यादा उम्र के जो अफराद हैं उनको वैक्सीन लगाई जा रही है और कोरोना की बिगड़ती सूरत हाल के पेश नज़र गवर्नमेंट के अहम फैसले भी सामने आए हैं। मुआविन खुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान ने पाबंदियों में नरमी का फैसला वापस लेते हुए ऐलान किया है कि इंडोर डाइनिंग, शादी की तकरीबात हों, सिनेमा घर हों और मज़ारात जो हैं 15 मार्च की बजाय अब 15 अप्रैल तक बंद रहेंगे। समझ नहीं आई कि पहले 15 दिन पहले इतने एग्रेसिव डिसीजंस लिए गए, PSL मैचेस के अंदर तादाद बढ़ा दी गई और अब ये फैसले एकदम से यू टर्न क्यों लिया जा रहा है? क्या पहले सूरत हाल को, क्योंकि महज 15 दिन में तो सूरत हाल नहीं बदलती, गेज करने में प्रॉब्लम हुई है कहीं ना कहीं पे। मुल्क भर में तिजारती सरगर्मियां रात 10 बजे तक बंद कर दी जाएंगी, जबकि तफरीही पार्क्स भी शाम 6 बजे तक बंद कर दिए जाएंगे। और इसके साथ साथ तालीमी इदारों के हवाले से भी अहम फैसला ये सामने आया है कि इस्लामाबाद, पेशावर और पंजाब के 7 बड़े शहर जिसमें फैसलाबाद है, गुजरावाला है, लाहौर है, गुजरात है, रावलपिंडी है, सियालकोट और मुल्तान है, यहाँ भी 15 से 28 मार्च तक तालीमी इदारे मुकम्मल तौर पर बंद रहेंगे, जबकि सिंध और बलूचिस्तान में 50% बच्चे मामूल के मुताबिक तालीम हासिल कर सकेंगे। बच्चों के वज़ीर आज़म, जैसा कि कल ट्रेंड चल रहा था, शफकत महमूद साहब के हवाले से वफाकी वज़ीर बराए तालीम, उनका कहना है कि जिन स्कूल्स में सालाना इम्तहान हो रहे हैं या कैम्ब्रिज स्कूल सिस्टम के इम्तहानात जारी हैं वो उसी तरह से जारी रहेंगे, उन पर यह पाबंदी का इतलाक नहीं होगा। तहम प्राइवेट स्कूल्स का एक अपनी मंतख फिर भी मौजूद है। बिल्कुल, हमेशा की तरह प्राइवेट स्कूल तालीमी फेडरेशन ने स्कूल्स की बंदिश का फैसले को तस्लीम करने से इनकार कर दिया है और फैसले के बाद शफकत महमूद का नाम एक बार फिर ट्विटर पर टॉप ट्रेंड बन गया। सारिफीन ने वफाकी वजीर के हक में दिलचस्प ट्वीट्स के ढेर भी लगा दिए और एक सारिफ ने शफकत महमूद को मुखाते हुए कहा तुम जो आए जिंदगी में तो बात बन गई। और एक ने, हाँ, हम दिखा भी रहे हैं। हाँ, दिखा रहे हैं। और एक ने तो बड़े तीसरी मर्तबा शायराना अंदाज, बिल्कुल। अब इनकी हंसी नहीं रुकनी। अच्छा, तमाम उम्र तुमको जिंदगी का प्यार मिले, खुदा करे ये खुशी बार बार मिले। और जिन शहरों में तालीमी इदारे खुले हैं वहां सारिफीन विफाकी वजीर से नाराज भी नजर आए और शिकवे भरे अंदाज में कहा कि वक्त बुरा था, तुम तो अच्छे रहे थे। तालीमी इदारों की बंदिश के हवाले से हम बात कर रहे हैं और ये ट्रेंड्स तो अपनी जगह, लेकिन दिलचस्प सूरत हाल अरमला उस वक्त बनती है कि हुकूमत कहती है तालीमी इदारे खोलो, बंद करो, तो प्राइवेट से कहते हैं जी हमने बंद नहीं करने या खोलने हैं। इसी पे हमने इस वक्त बात करनी है। बिल्कुल, हमारे साथ सदर प्राइवेट स्कूल्स फेडरेशन काशिफ मिर्जा साहब मौजूद है। काशिफ साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हम जानना चाहेंगे, गवर्नमेंट ने तो चूंकि बंदिश का कहा है, आप लोगों ने कहा है कि जी आप इस फैसले को तस्लीम नहीं करेंगे, क्या वजह है? देखिए, जो अभी आपने शुरू में इंट्रो में बात की, बड़ा आपने जबरदस्त एनालिसिस किया है कि जो जिन एरियाज में तालीमी अदारे बंद हैं वही जगह हैं जहाँ पे PTI की गवर्नमेंट है और बड़ा मानी खेज किस्म की ये डेट्स रखी गई हैं। कहाँ 26 मार्च का लॉन्ग मार्च आ रहा है और कहाँ देखें 28 तक ये सिलसिला चलेगा। अल्लाह ने चाहा वो मार्च जो गुजर जाएगा तो कोरोना भी इंशाल्लाह कम हो जाएगा और सिलसिला तालीम तदरीस का शुरू होगा। इस इशू ये है, हम पिछले कोई 1.25 साल से ये देख रहे हैं, बल्कि 1.25 साल नहीं, जब से PTI की गवर्नमेंट आई है, पहला साल 85 डेज, दूसरा साल कोरोना की नजर, तीसरा साल सिंगल नेशनल करिकुलम की नजर हो गया है। मार्केट्स में भूख नहीं है, सितंबर तक इन्होंने अभी घसीटना है, अभी अगली डेट आएगी, फिर डेट एक्सटेंड होगी, 7 डिस्ट्रिक्ट एक्सटेंड होंगे और होता होता ये सितंबर तक जाएगा। पूरा पाकिस्तान इन्होंने बंद करना है। ये अलमिया है, ये हमारी नस्लों के साथ जुल्म है।
उन 7.5 करोड़ बच्चों के साथ जुल्म है कि जिसको टिकटॉक के ऊपर तो लगा दिया गया, तालीम से दूर कर दिया गया। पूरा मुल्क टिकटॉक बंद हो चीख उठता है, लेकिन तालीम बंद हो गई है, 1.25 साल हो चुका है। अब तो पेरेंट्स 87% से ज्यादा कह रहे हैं खुदा के लिए तालीमी इदारे खोलो, हमारी औलादें बर्बाद हो रही हैं। तो ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन हमेशा अपने औलाद के लिए, अपने बच्चों के लिए, इस मुल्क के 7.5 करोड़ बच्चों के लिए आवाज बुलंद कर। अब काशिफ भाई, टिकटॉक इतनी फीस भी तो चार्ज नहीं करता ना, अगर बंद हो तो वो फ्री है। इदारे तो इतनी फीस चार्ज करते हैं, उसके बाद वालिदैन को जस्टिफाई नहीं करते जो बोझ उन पे पड़ता है। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि बाज़ औक़ात ऐसे कमेंट्स भी सुनने को आते हैं जैसे लगता है कि ज़िंदगी से ज़्यादा स्कूल्स का खुलना कीमती है, क्योंकि स्कूल्स का खुलना और तालीम का मिलना ये दो अलग चीज़ें हैं काशिफ साहब इस वक्त, खासतौर पर हम अगर प्राइवेट एजुकेशन की बात करें या ऑनलाइन एजुकेशन की बात करें। अच्छा, मैं थोड़ा सा गुजारिश ये करूं कि एक तो प्राइवेट स्कूलों को तो छोड़ देना, हम तो बहुत हैं ही बुरे, पूरी पाकिस्तान में हम महंगे हैं सर, बुरे हैं या नहीं? हमने महंगे का कहा है बस। नहीं, मैं दूसरी तरफ जा रहा हूँ। हम एडवाइजर्स ले लेते हैं, यूनिसेफ की है, WHO की है, UNO की है, वर्ल्ड बैंक की है, कि कोविड से बड़ा नुकसान तालीम का हुआ है। साथ वो ये भी कह रहे हैं कि 36 लाख में से एक बच्चे के मुतासर होने का खर्चा। फिर हम ये भी देख रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान के अंदर और पूरी दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों के हवाले से कोई सीरियस कोई चीज सामने नहीं आई। फिर एक और मिथ क्रिएट कर देगी ये बच्चे करियर हो सकते हैं। भाई इफेक्टिव नहीं होंगे तो करियर कैसे होंगे? अच्छा, फिर अगर ये सारी चीजें क्लियर है, मेरा बच्चा हर जगह अवेलेबल है। आपके कई प्रोग्राम में हमने ये पहले भी बात की, वो मार्च में 5 से 6 बजे के बाद कोरोना जो है वो तंग करेगा। 6 बजे से पहले जो कोरोना फ्री हो जाएगा वो पार्क, वो बच्चा जहां मर्जी जाए, शॉपिंग मॉल में जाए, हर जगह जाए। लेकिन जब बच्चा स्कूल आता है तो ये मैं नहीं कहता, ये प्राइम मिनिस्टर ने कहा, असद उमर ने कहा, शफकत महमूद समेत तमाम वज़रा तालीम ने कहा कि तालीमी इदारों से कोरोना नहीं फैल रहा। यही इनके अल्फाज से कि SOPs का बेहतरीन अमल दरामद जो है वो तालीमी इदारों पे हुआ है। अच्छा, एक बच्चा आता है अपने पेरेंट्स के साथ, दरवाजे तक कोई SOP नहीं, जैसे दरवाजे पे आता है हैंड सैनिटाइज होता है, सोशल डिस्टेंसिंग होती है, मास्क यूज हो रहा है। तो ये बड़ा क्लियर कंट्राडिक्शन है। अच्छा चलिए काशिफ साहब, हम मान लेते हैं कि गवर्नमेंट ये गलत कर रही है, प्राइवेट स्कूल्स की बात मान लेते हैं। जब भी गवर्नमेंट ने तालीमी इदारों की बंदिश का फैसला किया है, प्राइवेट एसोसिएशन ने इसको मुस्तरद किया है। ये बात आप भी मानते हैं, ये बात हम भी मानते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट ने बुरा किया। अब आपसे बात करते हैं, अमली तौर पर एहतजाज क्यों नहीं करते आप? इसको लॉजिकली गवर्नमेंट के साथ टेबल टॉक पे आए, उन्हें कहें जी हमारे ये मसाइल है, हमने स्कूल खोलने, आप टेबल टॉक पे भी नहीं आते, आप लोग उनके फैसले को मुस्तरद भी करते हैं, क्या वजह है इसकी? चले, मैं इस क्लियर को भी क्लियर करना चाहूंगा। मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ इनके मुज़ाकरात के लिए कि मैं जिस साहब, ये तो आपका काम है ना, आप एसोसिएशंस हैं, आप लोग गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेट करती हैं, आप उन्हें कहें कि जी हमारे साथ टेबल टॉक पे क्योंकि सफर अल्टीमेटली वालिदैन करते हैं। देखें, मैं आपकी बात आइडियल स्टेट में तो बहुत जबरदस्त है, लेकिन होता क्या है कि ये जो बादशाह सलामत होते हैं ना, ये रियाया को कुछ नहीं समझते। और खासतौर के एक ऐसे माशरे में जहाँ पे तालीम का कोई मियार ना इन्होंने रखा हो, तो वहां पे तो ये अपने घर की बांदी समझते हैं। इनको मुझे बात बताएं, 6% पे कोरोना केसेस थे, 6% पे जब तालीमी इदारे खुले, कल का रेट है 4.5%। तो वहां पे इन्होंने तालीमी इदारे बंद कर दिए। और 39,000 टेस्ट के बाद 4.5%, 39,000 टेस्ट के बाद जो आप रेट बता रहे हैं वो 70-80,000 टेस्ट के बाद था, 1 लाख तक भी हम गए। तो आप उस लिहाज से देखें तो रेट सेम ही है काशिफ साहब। मैं कंपैरिजन कर रहा हूं, 6% पे जब केसेस थे तब तालीमी इदारे खोले गए थे। नहीं, माय मीन्स टू से कि अगर 39,000 करके 4.5 है, अगर वही टेस्ट 80,000 होंगे तो ये 8 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। रेट ज्यादा है, कम नहीं है, अगर आप ये लॉजिक दे रहे हैं। बात फिर वही आती है, क्या जब आपने ये बैन किया है तो आपका मकसद तो बच्चों को बचाना था, मान लेते हैं की बात है, तो फिर तो असूल ये था कि बच्चा घर से बाहर नहीं निकलेगा किसी सूरत। यहां तक मैं आपकी बात से मुत्तफिक हूं कि अगर SOPs हो तो फिर सिर्फ एक जगह के लिए ना, यहां तक मैं आपकी बात से मुत्तफिक हूं। लेकिन प्राइवेट स्कूल्स के हवाले से या स्कूल्स के हवाले से एक तो एज का मामला आ जाता है, क्योंकि बच्चे उतने मैच्योर नहीं है जितने आम लोग हैं जो शॉपिंग मॉल्स या शादियों में जा रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2 ये कि प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन या आप लोग काशिफ मिर्जा साहब उस वक्त का इंतजार क्यों करना चाहते हैं कि जब किसी स्कूल में इंफेक्शन फैले उसके बाद ही आप स्कूल बंद करो, कहें हाँ जी चूंकि फैल गया हम बंद कर रहे हैं। तो अगर एक प्रिकॉशनरी मेजर लिया जा रहा है तो लेने दीजिए ना। लाजमी है कि हमने 1-2 बच्चों 10 बच्चों को मुतासिर करना है। ये बात मैं तब मान लूंगा ना जब मेरे ये कायदीन बड़े बड़े जलसे जुलूस करने बंद कर देंगे, ये तमाशा लगाना सड़कों पे बंद कर देंगे। जो कोरोना तो ये लोग खुद फैला रहे हैं। पिछली मरतबा भी जो सेकंड वेव थी, आपको पता है ये आई तो नहीं थी,
इन्होंने तो खुद प्रमोट की थी। कौन सा बड़ा लीडर था जिसने जलसे बड़े बड़े नहीं किए? तो वो क्या जो जलसों में आते हैं वो घरों में नहीं जाते? जब वो घरों में जाते हैं चले तो वो काशिफ क्या- साहब, अगर आप बच्चों के स्कूल आने को गवर्नमेंट की जो एक्टिविटीज हैं उससे करेंगे तो ये तो फिर हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि बच्चे तो बच्चे हैं। आप उनसे कितना को इम्प्लीमेंट करा लेंगे एसओपीज को? बड़ों को आप कह सकते हैं, गवर्नमेंट को भी कह सकते हैं, लेकिन इतना पॉसिबल नहीं है। ये आपको भी पता है कि इट्स इम्पॉसिबल कि आप एक छोटे 2, 2.5, 3 साल के बच्चे को जो प्री स्कूल में आ रहा है, आप उसको कैसे कन्विंस करेंगे कि वो अपने क्लास फेलो से दूर है? हमने इंप्लीमेंट करके दिखाया है, सोशल डिस्टेंसिंग करके दिखाई है, मास्क पहना के दिखाए हैं, हमने उनके हैंड वॉश करवाए, सैनिटाइज किया, और फिर 50% की अटेंडेंस एक दिन आती थी, 50% दूसरे दिन आती थी। हमने इंप्लीमेंट करके दिखाया। बल्कि ये मैं नहीं कह रहा था, मैं तो ये कह रहा हूँ हमारे जो फेडरल मिनिस्टर्स हैं, एनसीओसी के चेयरमैन, प्राइम मिनिस्टर तक सबने इसको एडमिट किया। ये ऑन द रिकॉर्ड है, आपका मीडिया मौजूद है। आए आपको मैं दिखाऊं तलीमी इदारों में किस तरह से एसओपीज का इंश्योर। तो एग्जाम चल रहे हैं, एग्जाम के दौरान तो वैसे भी गवर्नमेंट ने अलाउ किया हुआ है, जहां एग्जाम हो रहे हैं वहां पे उनको जो इजाजत है। और आपको पता है एग्जाम में तो सोशल डिस्टेंसिंग वैसे ही होती है, तो ये मुमकिन है। और अगर आप 14 दिन के लिए कर रहे हो तो ये तो प्रैक्टिकली वैसे ही इंप्लीमेंट इसलिए हो जाएगा क्योंकि एग्जाम मौजूद है। तो everybody is on दिस इज ओनली सोशल तो ये डिस्टेंसिंग। काशिफ मिर्जा साहब, ऑन अ लाइटर नोट, दैट वी स्टूडेंट्स नेवर लाइक, जो एग्जाम्स में होती है, जहां पे हमें डिस्टेंस नहीं चाहिए होता। वी वांट एग्जाम्स टू बी मोर इजियर। थैंक यू वेरी मच। जब फेडरल मिनिस्टर होगा तो बच्चे तो बड़े, फिर आपको पता है, खुश होंगे, और इसी वजह से तो उसको प्राइम मिनिस्टर। काशिफ साहब, अब ये वाले आप गवर्नमेंट को तनकीद ना करें। आप देखें कि आलमी इदारों ने उसको समझा है कि जिस तरह से कोविड पे काबू पाया है गवर्नमेंट ने, हम इस पे उसको ब्लेम नहीं कर हमने। बहरहाल थैंक यू वेरी मच, आपको मौके हम तक पहुंचा। अब तक आपकी बातों से हम मुत्तफिक भी हैं कि हुकूमत जब स्टैंडर्ड्स को तब्दील करती है रश को लेकर या गैदरिंग्स को लेकर तो फिर समझ नहीं आता, लेकिन बच्चे ज्यादा वल्नरेबल हैं, तो अगर कुछ दिनों के लिए मजीद हो जाए तो बुरी बात नहीं है। फैसले को मुस्तरद करना भी जरूरी नहीं है। है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेस। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब आपको बताएं कि पाकिस्तान समेत दुनिया भर में गुर्दों से आगाही का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। हमने आपको प्रोग्राम के आगाज में भी बताया था कि आज एक्सक्लूसिव इस हवाले से हम बात करेंगे, एज एक्सप्रेसो डज, आज भी करेगा इंशाल्लाह। इस दिन के हवाले से बात करें तो हर साल मार्च के दूसरे जुमेरात को मनाया जाता है ये दिन, और इसका बुनियादी मकसद ओबियसली गुर्दों के अमराज के खतरात के बारे में शऊर बेदार करना और आम आवाम और हुकूमतों को ये वाज़े पैगाम देने के लिए ये सालाना मौका भी होता है कि गुर्दे की बीमारियाँ आम, नुकसानदेह और काबिल फ़हम हैं। पूरी दुनिया में हम अगर बात करें तो 8 से 10% आबादी, जो कि बहुत बड़ा नंबर है, गुर्दों के अमराज में मुब्तला है, और हर साल लाखों अफराद गुर्दों की दायमी बीमारियों से मुतालिक पेचीदगियों से कब्ल अज वक्त ही मौत के मुंह में चले जाते हैं। बिल्कुल, बात की जाए तो गुर्दों में पथरी की अलामात क्या हैं, बड़ी बीमारियां कौन कौन सी हैं, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर सोनिया याकूब है, हेड ऑफ नेफ्रोलॉजी, आगा खान यूनिवर्सिटी। उनको वेलकम करेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सोनिया कि आपने हमें वक्त दिया। आज बहुत इंपॉर्टेंट दिन है और इसकी अवेयरनेस के लिए ये नो डाउट ये आवाम को आगाह करना भी बहुत ज़रूरी है। आज के दिन के हवाले से और गुर्दों की सेहत के हवाले से लोगों को अवेयरनेस देना और उनको गाइड करना कितना ज़रूरी है? थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे यहाँ पे दावत दी ताकि मैं इस अहम मौजू पे बात कर सकूँ। गुर्दों के अमराज के हिसाब से आपने बहुत अच्छा जो है वो इसका तारुफ पेश किया। जो सबसे अहम बात है गुर्दों के हवाले से वो ये है कि गुर्दे हमारे जिस्म का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है और ये हमारे जिस्म का बेसिकली फिल्ट्रेशन प्लांट है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर आपका फिल्ट्रेशन प्लांट ही ठीक तरीके से काम ना कर रहा हो तो पूरे जिस्म का निज़ाम जो है वो धर्म भरम हो जाता है। और गुर्दों के जो अमराज हैं वो इसलिए बहुत अहम है क्योंकि आम आवाम को इसके बारे में ज़्यादा शऊर या आगाही नहीं है। और अनफॉर्चुनेटली गुर्दों की जो ज़्यादातर बीमारियां हैं मासिवाए गुर्दों की पथरी के, जिसमें मरीज़ को कोई तकलीफ़ या दर्द होती है जिसकी वजह से वो मेडिकल जो है वो हेल्प लेता है जाके, बाकी गुर्दों के तमाम तर अमराज जो हैं वो ज़्यादातर खामोश साइलेंट होते हैं। उनकी कुछ ख़ास अलामात नहीं ज़ाहिर होती, सिर्फ उस वक्त जाके ज़ाहिर होती हैं जब ज़्यादातर गुर्दों का हिस्सा अराउंड आप कह सकते हैं 70-80% तक गुर्दे ऑलरेडी मुतासर हो चुके होते हैं। उस वक्त ज़्यादा ट्रीटमेंट वाइज भी हमारे पास ज़्यादा ऑप्शंस जो हैं वो अवेलेबल नहीं होते, तो बहुत देर हो चुकी होती है उस वक्त तक आम अल्फाज में। तो इसलिए इस बीमारी को
अर्ली स्टेजेस पे जल्दी डिटेक्ट करना, लोगों को स्क्रीन करना इंतहाई ज़रूरी है। और उसके लिए ये चीज़ बहुत अहमियत की हामिल है कि हम अपनी आवाम को इस बारे में शऊर दें और उनको आगाही दें कि वो अपने आप को गुर्दों के मर्ज के हवाले से अपडेट कर सकें और ताकि इस मर्ज से बचाव हो सके। ठीक है डॉक्टर साहब, एक तो गुर्दों की अपनी बीमारियां कौन कौन सी हैं मेनली जिनका आप जिक्र कर रही हैं, और दूसरा इसी सवाल के जवाब के दूसरे हिस्से में बताइएगा कि दीगर ऐसी कौन सी बीमारियां हैं जो गुर्दों की बीमारी का बायस बनती हैं। जैसे कुछ मुख्तलिफ बीमारियां होती हैं जिनके बायस गुर्दे मुतासिर हो जाते हैं, उसके बारे में भी बताइएगा। जी थैंक यू। इस वक्त पूरी दुनिया में जो 2 अमराज हैं जो सबसे ज़्यादा गुर्दों को मुतासिर करने का बायस बनते हैं, उनमें से एक तो है ज़ियाबितस का मर्ज जिसको डायबिटीज़ या शुगर कहा जाता है, और दूसरा है हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन, फिशार खून का मर्ज। तो 60% मरीजों में गुर्दों की खराबी और गुर्दों के फेल होने की वजूहात यही 2 बीमारियां होती हैं। इसके अलावा गुर्दों में जो मज़ीद चीज़ें हो सकती हैं, उनमें एक डिजीज़ होती है जिसको हम अपनी ज़ुबान में ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कहते हैं, या आम ज़ुबान में गुर्दों में सोजिश के अमराज, जिनमें यूरिन में प्रोटीन लीक होना शुरू होती है। और हमारा जो पाकिस्तान है उसमें जो गुर्दों की पथरी की बीमारी है, हम कहते हैं कि हम स्टोन बेल्ट में रहते हैं, तो ख़ास तौर पे पाकिस्तान के जनूबी हिस्से, यहाँ पे पथरी की बीमारी बहुत ज़्यादा आम है जो कि गुर्दों की खराबी का बायस बन सकती है। वजह क्या है कि बहुत ज़्यादा, अच्छा कुछ लोगों को ये भी मैं ज़रूर आपसे पॉइंट जानना चाहूँगी, कुछ लोगों को अंदाज़ा नहीं होता कि उनको किडनी पेन है, किडनी स्टोन्स की पेन है या कोई और तकलीफ है, और डायग्नोज ही नहीं प्रॉपर टाइम पे हो पाता। अब किस तरह से लोगों को आइडिया होना चाहिए कि खुदा ना खास्ता अगर उनको कोई पेन आ रही है तो वो गुर्दों की पेन है या कोई इस तरह का कोई मसला है? जी अच्छा, गुर्दों की जो बीमारियां हैं उनमें से सिर्फ ये जो एक पथरी की बीमारी है जिसमें इंसान को पेन होता है, अच्छा। बाकी गुर्दों के अमराज मोस्टली जो है वो खामोश होते हैं। वो मरीज को नहीं पता होता अनलेस एंड अनटिल वो अपने रूटीन में कोई ब्लड टेस्ट करा रहे हैं। जैसे मिसाल के तौर पे शुगर के जो मरीज हैं उनके जो है वो गुर्दे शुगर से मुतासिर होने का चांस 60-70% के करीब होता है, लेकिन उनको मालूम नहीं होता कि उनके गुर्दों पे शुगर के असरात आ गए हैं या नहीं, क्योंकि वो रूटीन में कोई चेकअप करवा नहीं रहे होते। हमारा कोई ऐसा प्रॉपर हेल्थ केयर सिस्टम भी नहीं है। अब मरीज को जब कोई बहुत तकलीफ होती है तभी वो डॉक्टर के पास जाते हैं। तो ये वो वाली चीज़ें हैं जो आप रूटीन में अपने टेस्ट करवाते रहें, जो कि रिकमेंडेड भी हैं, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनको गुर्दों की बीमारियां होने का रिस्क ज़्यादा है। तो ये एक हाई रिस्क जो पॉपुलेशन है जिसमें हम कहते हैं कि शुगर के मरीज़, हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़, मोटापे का जो शिकार लोग हैं वो भी गुर्दों की बीमारी के रिस्क पर होते हैं, और जिनकी फैमिली में गुर्दों की बीमारी की हिस्ट्री होती है, पथरी की बीमारी हो या किसी और वजह से गुर्दे फेल हुए हों, वो मरीज भी, वो लोग भी हाई रिस्क होते हैं। इसके अलावा ये जो है हेपेटाइटिस हमारे यहाँ बहुत कॉमन है। मौरूसी भी हो सकती है, आपके वालिदैन से भी आ सकती है, ऐसे भी बिल्कुल हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। गुर्दों की बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जो मौरूसी होती हैं और उनमें पथरी की बीमारी भी शामिल है, और उसके अलावा कुछ और भी ऐसे अमराज हैं जिनमें गुर्दे में सिस्ट बन जाती हैं या गुर्दे में सोजिश होती है जो मौरूसी हो सकती है। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, अब जिस तरह से भी आपने पहले मेंशन किया कि पथरी के अलावा कोई दीगर जो बीमारियां उनका आइडिया नहीं था लोगों को, अब हम प्रिवेंशन कैसे करें? कौन सी ऐसी हम एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर सकते हैं कि खुदा न खास्ता ऐसी कोई बीमारी हमें ना हो या हम इससे खुद को बचा सकें? जी अच्छा, उसमें एक तो है जनरल पब्लिक के लिए कुछ प्रिकॉशंस हैं, एहतियाती तदाबीर हैं, और दूसरा उन लोगों के लिए है जो हाई रिस्क पर हैं, जिनको गुर्दों की बीमारियां होने का जो चांस है या इम्कान है वो आम लोगों की निस्बत ज़्यादा है, जिनका भी मैंने जिक्र किया, जैसे शुगर के मरीज़, ब्लड प्रेशर के मरीज़, मोटापे का जो लोग शिकार हैं, जिन लोगों को दिल की बीमारी है, हेपेटाइटिस है, और जो है वो जिनको पहले भी कभी कोई गुर्दों का मसला हो चुका है या गुर्दों की पथरी की बीमारी है, तो इन लोगों के लिए तो बहुत ज़रूरी है, या जिनकी फैमिली हिस्ट्री है, जिनके ख़ानदान में बीमारी है, इनके लिए तो बहुत ज़रूरी है कि ये रूटीन में कम से कम साल में एक दफ़ा अपना एक सिंपल यूरिन टेस्ट और एक ब्लड टेस्ट होता है जिसको करवा के ये पता चल सकता है कि आपको गुर्दों का कोई मर्ज तो पैदा नहीं हो गया जो बज़ाहिर अलामतों के साथ नहीं होगा। तो एक तो ये चीज़ है कि जो लोग हाई रिस्क पर हैं उनको
अपना रूटीन में स्क्रीनिंग, जिसको हम कहते हैं टेस्टिंग, वो करवाते रहना चाहिए। ठीक है। जनरल पब्लिक के लिए जो मेरी रिकमेंडेशंस हैं वो ये हैं कि एक तो हम हेल्दी लाइफस्टाइल से जो है ना बहुत दूर चले जा रहे हैं, और हमने अपने खाने पीने की आदतें और हमने अपना रहने सहने का तरीका, सब चीज़ें चेंज करनी है जो कि हमारे आबाओ अजदाद की नहीं थी। तो उन्हीं के नतीजे में ये मुख्तलिफ बीमारियां पैदा हो रही हैं, जिनमें से फिर शुगर पैदा होती है, मोटापा पैदा होता है, और फिर उसके नतीजे में गुर्दों पे नुकसान होता है। ठीक ठीक। तो हेल्दी लाइफस्टाइल, बैलेंस डाइट, पानी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल। हाँ, अगर आप ये जो आम डॉक्टर साहब आम आदमी, आम जो लोग देख रहे हैं आपको, उनको हेल्दी लाइफस्टाइल का थोड़ा सा समझा दें, क्या करें? जो आम आदमी पाकिस्तान के किसी गांव देहात में आपको देख रहा है, क्या करे वो? जी, हेल्दी लाइफस्टाइल से मुराद ये है कि आप अच्छी खुराक खाएं, एक बैलेंस डाइट खाएं, मुतवाज़न ग़िज़ा जिसको कहा जाता है, जिसमें आपका जो है वो वो जो है निशास्ता कार्बोहाइड्रेट भी शामिल हो, प्रोटीन की मिकदार भी हो, ज़्यादा से ज़्यादा ताज़ा सब्जियों और फलों को अपनी खुराक का हिस्सा बनाएं, और ये फास्ट फूड और जंक फूड इससे परहेज करें, और फिजिकली जो है वो अपने आप को मुतहर्रिक रखें, एक्टिव रखें। राइट डॉक्टर साहबा, एक तो हमें ये जो लोग सेल्फ मेडिकेशन करते हैं, इस हवाले से भी हमें बताइए ये किस हद तक मुअस्सर या नुकसानदेह है इस गुर्दे के अमराज को लेकर, और दूसरा आजकल बहुत ज्यादा रुझान है इवन हमारे यंगस्टर्स के अंदर भी स्मोकिंग वगैरह का लोग बहुत ज़्यादा करते हैं, क्या इसका भी कोई असर आपके गुर्दों के ऊपर आता है? किडनीज इससे भी इफेक्ट होते हैं? स्मोकिंग हो गई या दीगर किसी किस्म की भी ड्रग्स हो गई? जी, आपने बहुत अच्छा और बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है ना वो पॉइंट रेज किया है सेल्फ मेडिकेशन के हवाले से। तो सेल्फ मेडिकेशन में मैं दो चीज़ें जो है ना उनका जिक्र करना चाहूँगी। एक तो है ये जो दर्द की दवाएं हैं, पेन किलर जिनको कहा जाता है, उनका बेजा इस्तेमाल। हमारे पास बहुत मरीज आते हैं जो किसी ना किसी वजह से दर्द की दवाओं का इस्तेमाल, क्योंकि आम अवेलेबल हैं, किसी डॉक्टर से लिखवाने की भी जरूरत नहीं, आप जाएं और जाके फार्मेसी से खरीद लें, तो बेतहाशा कई सालों से, कई महीनों से वो दर्द की दवाओं का इस्तेमाल करते हैं, और फिर एकदम से उनको पता चलता है कि उनके तो गुर्दे फेल हो गए हैं, जिसकी वजह वही दर्द की दवाइयों का इस्तेमाल होता है। तो ज्यादातर दर्द की दवाइयां जो हैं, तकरीबन मैं कहूंगी पेन किलर्स का बेजा इस्तेमाल वो ज्यादा नुकसानदेह हो सकता है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सोनिया याकूब हमारे साथ मौजूद थी आका यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल से। आज वर्ल्ड किडनी डे मनाया जा रहा है, दी जा रही है, इस हवाले से लोगों को हमने एक्सप्रेसो में एक्सक्लूसिव सेगमेंट्स रखे थे ताकि आपको अवेयरनेस मिल सके। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रेस किए। अभी हमें एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद और ब्रेक के बाद जब आएंगे तो हमारे पास एक स्पेशल सेगमेंट भी है जो कि हमने पीके लाइव में स्पेशली रिकॉर्ड किया आपके लिए आज के दिन की निस्बत से, वो भी आपको दिखाएंगे। उसमें भी आपके लिए बहुत कुछ होगा इसी हवाले से। स्टे ट्यून्ड टू एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेस। और अब बारी, जिस तरह से हमने ब्रेक पर जाने से पहले आपको बताया था कि वर्ल्ड किडनी डे के हवाले से हमारे पास एक स्पेशल सेगमेंट है, हिना नियाज़ी ने रिकॉर्ड किया, आपको वो दिखाते हैं। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूँ हिना नियाज़ी और आप लोग देख रहे हैं मेरा पाकिस्तान। नाजरीन, आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में वर्ल्ड किडनी डे मनाया जा रहा है, और इस वक्त हम लोग पाकिस्तान किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर में मौजूद हैं। आज हम डॉक्टर साहब से तफसील से बात करेंगे और जानेंगे कि गुर्दे का आर्जा है क्या, किस तरह से आप अपने गुर्दों का ख्याल रख सकते हैं, कौन सी ऐसी ग़िज़ाएं जो आपको खानी चाहिए, और गुर्दों की अहमियत एग्जैक्टली है क्या। तो आइए चल के बात करते हैं डॉक्टर साहब से। इस वक्त मेरे साथ प्रोफेसर डॉक्टर हाफिज एजाज अहमद साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आज वर्ल्ड किडनी डे है, मुझे ये बताइएगा कि इस दिन की अहमियत क्या है, इसका मकसद क्या है, और इस साल इस दिन की थीम क्या है? वर्ल्ड किडनी डे या गुर्दों का आलमी दिन हर साल इसी दिन मनाया जाता है, जिसका मकसद ये है कि आवाम के अंदर गुर्दों के अमराज के हवाले से शऊर पैदा किया जाए, ताकि लोगों को इसकी अलामात, इसके नुकसानात और इसके नतीजे में जो आवाम की सेहत पर बोझ पड़ता है उससे आगाही हासिल हो, और लोग इससे भी शऊर हासिल करें कि किस तरह गुर्दे के अमराज से बचा जा सकता है। डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइएगा कि पूरी दुनिया में कितने लोग गुर्दों के आर्जे में मुब्तला हैं, और सालाना इसमें कितना इजाफा हो रहा है? पूरी दुनिया में जो तखमीना लगाया गया है उसके मुताबिक 5 से 10% के दरमियान लोग गुर्दे के अमराज में मुब्तला हैं।
हमारे यहाँ भी बीमारी का बोझ आवाम के अंदर 8 से 10% होगा, इससे कम नहीं होगा, शायद कुछ ज़्यादा ही हो। डॉक्टर साहब मुझे ये बताइएगा कि इस मर्ज की बुनियादी अलामात क्या हैं? गुर्दों के अमराज की जो अमूमी अलामात जो हमें पता है वो ये है कि उनको पेशाब की तकलीफ़ होगी, पेशाब के आने में कमी या ज़्यादती होगी, पेशाब में खून आएगा या पेशाब में झाग आएगी, फिर जिस्म के ऊपर सोजन जो होती है, पाँव पे वरम आ गया, टांगों पे वरम आ गया, आँखों के इर्द गिर्द भारी हो गया, इससे पता चलता है। डॉक्टर साहब मुझे ये बताइएगा कि ये मर्ज किस उम्र में लाहक होते हैं और क्या बच्चों में भी इसकी रेशो बढ़ रही है? ये मर्ज हर उम्र में लाहक होता है, कोई स्पेसिफिक एज ग्रुप नहीं है, लेकिन चूंकि जो बुनियादी बीमारियां जैसे शुगर और ब्लड प्रेशर है वो उम्र के बढ़ने के साथ ज़्यादा होती हैं, तो इसलिए जो उम्र बढ़ती है गुर्दे के अमराज के इम्कानात भी बढ़ते जाते हैं। डॉक्टर साहब बर वक्त तशखीस कितनी ज़रूरी है और इसके लिए हमें करना क्या होगा? देखिए, गुर्दों के अमराज की बर वक्त तशखीस इसलिए ज़रूरी है कि ये एक ऐसा मर्ज़ है जिसको रोका जा सकता है, जिसको कहते हैं ना प्रिवेंट किया जा सकता है। तो अगर मुनासिब वक्त में इसका पता चल जाए तो दवाओं से या परहेज़ से या इलाज से उसके इम्कानात को कम किया जा सकता है। डॉक्टर साहब मुझे ये बताइएगा कि PKLI किडनी के मर्ज से बचाव के लिए कितने प्रोग्राम्स पर काम कर रहा है? इस हस्पताल की बुनियादी मकासद जिसको विजन और मिशन कहते हैं, उसके अंदर जहाँ इन अमराज का इलाज जो है उसके ऊपर जोर दिया जाएगा, इसकी प्रिवेंशन या इससे बचने के लिए भी प्रोग्राम शुरू होंगे। उसमें सबसे अहम बात, जैसे मैंने आप ये कही है कि अर्ली वक्त में ब्लड प्रेशर का पता लगाना, और जो ब्लड प्रेशर जिन लोगों को हो उनको ख़ास तौर पे बर वक्त उसका इलाज करना और मरीज़ों को इसकी तरबियत देना कि वो इस बारे में अपना इलाज मुसलसल रखें। डॉक्टर साहब अक्सर लोगों का ये कहना है कि अगर दिन में 12 से 16 ग्लास पानी पिएंगे तो कभी भी किडनी के किसी भी मसले में आप मुब्तला नहीं होंगे, कभी भी कोई मर्ज नहीं होगा किडनी का। क्या ये मिथ्स हैं या इसमें कोई रियलिटी भी है? देखिए, अल्लाह ताला ने इंसान के दिमाग में एक आला लगाया हुआ है जो बताता है कि कब पानी की ज़रूरत है। असूल के तौर पे तो ये है कि जब इंसान को प्यास लगे तो उसको पानी पीना चाहिए। डॉक्टर साहब मुझे ये बताइएगा कि जब से PKLI बना तब से अब तक कितने किडनी ट्रांसप्लांट्स हो चुके हैं? PKLI में किडनी ट्रांसप्लांट की तादाद इस वक्त 130 हुई है, क्योंकि शुरू में जब अस्पताल बन रहा था तो कम तादाद थी, लेकिन अब पिछले 5-6 महीने से हर हफ्ते में 2 से 3 ट्रांसप्लांट होते हैं। डॉक्टर साहब मुझे ये बताइएगा कि गरीब और मुस्तहिक लोगों के लिए कितने फीसद मुफ्त इलाज है? पाकिस्तान किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट की जो बुनियादी अपना मिशन है वो भी ये है कि इलाज लोगों को उनके माली हालात के तहत मैसर हो। यहाँ पे एक शोबा ऐसा है जहाँ पे फाइनेंशियल स्क्रीनिंग या माली उनकी टेस्ट होता है कि वो कितना पे कर सकते हैं। अगर हमने 130 किडनी ट्रांसप्लांट किए हैं तो 120 या आप यूँ समझें कि 90% से ज़ायद बिल्कुल फ्री हुए। डॉक्टर साहब आज वर्ल्ड किडनी डे है, मुझे ये बताइएगा कि लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे और गुर्दों का ठीक होना कितनी बड़ी नेमत है? अपने खाने पीने को मुतवाज़न रखना सबसे अहम बात ये, यानी नमक का इस्तेमाल मुनासिब या कम रखना, गोश्त खोरी कम रखना, सादा ग़िज़ा खाना, ग़िज़ा में सब्ज़ियों का इस्तेमाल ज़्यादा होना, ये वो चीज़ें हैं खुराक में, और पानी मुनासिब मिक़दार में पीना, एक्सरसाइज करना, अपने आप को चुस्त रखना, ये भी गुर्दे के सेहत के लिए अच्छा है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम डॉक्टर साहब, आपने हमारी मालूमात में इजाफा कर दिया। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इस वक्त हम एक ऐसे पेशेंट के साथ मौजूद हैं जिनका अभी रिसेंटली 4 दिन पहले किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है। उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि उनका एक्सपीरियंस यहाँ पे कैसा था, किस तरह से डायग्नोज हुआ कि उनको ये मसला है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे सबसे पहले तो ये बताएं कि कब आपको पता चला कि आप गुर्दों के आर्जे में मुब्तला हैं और कितने अरसे से आपको ये इस तकलीफ में आप रहे? मुझे बचपन से किडनी की प्रॉब्लम है, लेकिन शुरू में पता नहीं चला। अच्छा। जब 18 साल का मैं हुआ तो पेट में पानी बन गया। अच्छा। तो मैंने घर वालों को बताया कि मुझसे अब पेट नहीं उठाया जाता, तो इन्होंने मेरे टेस्ट करवाए, तो टेस्ट में पता चला कि दोनों गुर्दे ख़त्म हो चुके। मेरे चाचू के 6 बेटे थे, हमने उनका ब्लड
टेस्ट करवाया तो उनमें से सबसे छोटे का मेरे साथ मैच कर गया। हमें किसी ने PKLI का बताया, हम यहाँ आए, हमने यहाँ की सफाई, यहाँ का माहौल, तो आप बड़े डॉक्टर्स, सेटिस्फाइड हुए, हर चीज़ बहुत हाँ अच्छी जी, लगी। बहुत अच्छी लगी। और 9 दिन हो चुके हैं हमारे ट्रांसप्लांट को। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा डोनर घर चला गया, वो बिल्कुल ठीक है और मैं भी बिल्कुल। अल्लाह ताला आपको भी सेहत दें। हम उम्मीद करते हैं, हम आपके लिए दुआ करते हैं कि आप बिल्कुल सेहत याब हो जाएं, ठीक हो के अपने घर जाएं। कि और बाकी भी जितने लोग किसी भी किस्म की बीमारी में, तकलीफ में मुब्तला हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत दें। आमीन। आमीन। थैंक यू सो मच। थैंक यू। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। शो के दूसरे हिस्से में आ चुके हैं। बिल्कुल, आपको खुशामदीद कहते हैं। और चूंकि सहरा नवर्द के खतूत का सिलसिला है सफ़र शर्त में, और सहरा नवर्द ख़त लिखे जा रहा है, हर हफ्ते एक नया ख़त होता है। आज का जो ख़त है ये बड़ा अहम है, चूँकि ये ख़त जिस शख्सियत के हवाले से है, ये उनका आखिरी इंटरव्यू है, ये उनका आखिरी हिस्सा है किसी भी टेलीविज़न चैनल पे सामने आते हुए, और वो हम में नहीं रहे। हम साईं मुश्ताक की बात कर रहे हैं, उनके फ़न के हवाले से, उनकी ज़िंदगी के हवाले से। ये इंटरव्यू इंतहाई अहम है, चूँकि इसके बाद उन्होंने इंटरव्यू नहीं दिया। सो देखते हैं सफ़र शर्त में सहरा नवर्द के खतूत। मेरी रूह की रागनी सुन रहे हो, पुरानी सी लय है, पुराने से नगमे, पुरानी सी मैं है, पुराने से शीशे, जिन्हें मैं चुरा लाया हूं साकियाने अज़ल से। पहले 2 खतूत में आपको थारकी फनकारा मरियम नाज का अहवाल दिया था कि वो कैसी कस्मपुरसी में जिंदगी बसर कर रही हैं। सहरा नवर्द तीसरे खत में आपको साईं लतीफ़ के बारे में बताना चाहता है, लेकिन सहरा नवर्द दुखी है। इसलिए दुखी है कि साईं लतीफ़ 6 मार्च 2021 को वफात पा गए हैं। सहरा नवर्द को दूसरा दुख ये है कि साईं लतीफ़ ने कहा था कि इंटरव्यू वाले आते हैं लेकिन टीवी पर चलाते नहीं हैं। सहरा नवर्द ने उन्हें कहा, साईं ये इंटरव्यू एक्सप्रेसो पर चलेगा और आप देखेंगे, लेकिन वो नहीं देख सके। मतलब आपका ये भी एक गिला है कि टीवी चैनल्स रिकॉर्ड करके चले जाते हैं लेकिन आपका वो चलाते नहीं है। रिकॉर्ड करे बस ये ऐसे बना हुआ, उसे आपको बताऊंगा, ये बताऊंगा, अभी बस दिखने में नहीं आता है। ये आपको एक्सप्रेसो में जरूर दिखने में आएगा। सहरा नवर्द का तीसरा दुख ये है कि साईं लतीफ़ इस अजीम फन को लेकर चले गए हैं, अपने बच्चों में मुंतकिल नहीं किया। क्यों नहीं किया, ये आप साईं लतीफ़ से ही सुने। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सफ़र शर्त, और आपको बताना ये था कि मैं खुशकिस्मत आदमी हूँ, मैं खुशकिस्मत इंसान हूँ। हर वो इंसान शायद खुशकिस्मत ही होगा जिसके पस मंज़र में मिट्टी जैसा शहर होगा। क्या खूबसूरत शहर है कि लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। सर शाम ये गड्डी भिट है जहाँ पे हम आके बैठते हैं, बहुत खूबसूरत हवा चल रही होती है, सामने एक शानदार मंज़र होता है। ये तो मिट्टी है। मिट्टी के एक फ़नकार मेरे साथ बैठे हैं, साईं लतीफ़, बहुत बड़े फ़नकार हैं, और ये अपना फ़न जो है अपने बच्चों में मुंतकिल नहीं करना चाहते। उसकी भी कई वजूहात होंगी, हम उनसे बात करेंगे। ये जितना भी दुनिया है ये क्यास है, ये सब कुछ बिखरा हुआ है, लफ्ज़ बिखरे हुए हैं, आवाज़ें बिखरी हुई हैं। इन आवाज़ों को जो नज़्म में ढालता है वो मौसीकार होता है, वो गुलकार होता है। इन्हीं के दम से सारी दुनिया में रौनक लगी हुई है। मेरे साथ साईं लतीफ़ बैठे हैं, इनसे बात करेंगे। मिट्टी से इनका ताल्लुक़ है, बहुत बड़े फ़नकार हैं, और ये मेरे लिए सादत है कि इनसे मुलाकात हुई। अस्सलाम वालेकुम साईं। वालेकुम सलाम। कितना अर्सा हो गया आपको ये बजाते हुए? 35-40 साल हो गए। 35-40 साल हो गए। जी हाँ। और शुरू में ये आपके उस्ताद कौन थे? हमारा वो रोमतला डीपलाई। अच्छा। वो शागिर्द थे मिस्री गान जमाली के। अच्छा अच्छा। वो 12 साल मिस्री गान के पास रहता था। ठीक है। वो सीख के इधर आया। साईं जी ये बताइए कि आप शुरू में आपने बकरियां भी चराई हैं? बकरियां भी चराता था। तो बकरियां शौक तो उधर तभी यहाँ वहाँ से शुरू हुआ? वहाँ से शुरू। वाह वाह वाह। तो जब डेजर्ट में सहरा में होते थे
तो किसी टीले पे भिट पे बैठ के बजाते थे? बस वो भिटों पर बैठे बैठे बस अपनी मस्ती में बना लेते थे। तो सही, आपको क्या आपकी अपनी पसंदीदा जो है वो कोई चीज़ इस तरह हमें सुनाए जो आपकी पसंदीदा है? ये माई भागी गाया है जी। नहीं मारूं रे नहीं मारूं उड़ता भमरिया, वाह वाह, ये माई भागी में गाया है। सुभान अल्लाह। मैं नाज़रीन को ये बताता जाऊँ कि ये जो है इसको आप क्या कहते हैं? ये जो इस साइड पे ये तो बांसुरी है। अलगोजो। अलगोजो है, सॉरी जी। ये अलगोजो है और ये है इसका बाजू है। ठीक है, ठीक है। तो ये है रागनी। रागनी, ठीक है। ये रागनी बात करने वाली है ये। अच्छा, ये बताइए कि आपने कहीं कहाँ परफॉर्म किया है? कहीं बाहर मुल्क भी गए हैं या पाकिस्तान में किस किस जगह पे किया है? नहीं बाहर मुल्क नहीं किया। ये चीनी आते हैं, अमेरिका वाले भी आते हैं, इधर कोई फंक्शन होता है उसमें होता है कोई। अभी तक आप बैरून मुल्क नहीं गए या हुकूमत ने आपको नहीं भेजा? पाकिस्तान में कहीं इस्लामाबाद, लाहौर? हमारे इधर ये टीवी का चैनल है वही इधर मंगाता नहीं है ना। मंगाते नहीं। आप इस्लामाबाद या लाहौर में कहीं गए हैं उधर लोक विरसा में किसी जगह पे? कभी नहीं गया। कभी नहीं गए आप इधर ही? बेट शादी नहीं गया तो वो तो दूर से है। सही सही। तो ये बताएं कि ये जो आपने बड़ा खूबसूरत इसको ये जो सजाया हुआ है ये बड़ी प्यार से, तो ये आपने खुद बनाया या बनवाया आपने? घर में बना। घर में बनाया। वाह बस आई, क्या क्या खूबसूरत। अच्छा, हमारे जो पीछे सारा मिट्टी शहर है, तो ये कैसे हो सकता है कि आपसे थर के हवाले से बात ना की जाए? मुझे ये बताएं कि थर से अपनी मोहब्बत का कुछ बताएं। थर से कितनी मोहब्त है आपको? थर से हमारा वतन है, जन्म दिया है, खूबसूरत वतन है हमारा। तो थर से तो है ही, थर से मोहब्बत तो है। जिंदगी मुश्किल है, लेकिन जिंदगी मुश्किल है, जिंदगी मुश्किल है। सही। इसके बड़ी मश्क चाहिए होती होगी, सांस की? सांस है, बहुत मश्क चाहिए होती है। और ये 12 महीना हो गया कभी बजाया नहीं, हराम एक दिन नहीं बजाया। क्यों? अपना ये क्या मौका ही नहीं मिलता? कोरोना आ गई है, ये हुआ ये हुआ, कोई गाना बजाना नहीं है कभी। 3 साल हमारा रेडियो FM है इधर है, 3 साल हो गया कभी नहीं किया। पहले 2 खतूत में मरियम नाज थीं, चंद सौ ईंटें रखकर 2 साल से बैठी हैं कि शायद वो एक पक्का कमरा बना लें। उनकी आप मदद कर सकते हैं, लेकिन साईं लतीफ़ चले गए। इस खत में आपको यही बताना है कि साईं लतीफ़ चले गए और मरियम नाज हैं। क्या कोई इदारा या फर्द है जो मरियम नाज को पक्का कमरा बनवा दे? आप बहुत बड़े फनकार हैं, कोई इसमें कोई शक नहीं, और आप बहुत बड़े इंसान भी हैं। बस जो हाल है, थर का हूँ, डूबा हुआ हूँ। नहीं क्या बहुत शुक्रिया सर। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। प्रोग्राम में बात करेंगे महंगाई के हवाले से। तो सबसे बड़ा मसला बन गई है गवर्नमेंट और ऑपोजिशन इस वक्त इलेक्शन खेल रही है, लेकिन रमजान मुबारक से 1 माह पहले ही महंगाई ने नए रिकॉर्ड बनाना शुरू कर दिए हैं। मुर्गी, अंडे, दूध और घी समेत कई शाये ज़रूरिया आवाम की पहुंच से दूर हो गई हैं। मुख्तलिफ शहरों में बात कीजिए तो मुर्गी 500 रुपये फ़ी किलो तक पहुंच चुकी है, जबकि चीनी की फ़ी किलो कीमत भी 100 रुपये से तजावज़ कर गई है। सब्जी और फलों की कीमतें भी मुसलसल बढ़ रही हैं, लेकिन इसके साथ साथ जब हम बात करते हैं दायरा शुमारियात की, तो उन्होंने भी महंगाई का इतराफ़ करते हुए कहा है कि गुज़िश्ता हफ्ते खाने पीने की 22 चीज़ों की कीमतें बढ़ी हैं। और महंगाई के इस बढ़ते तूफान को रोकने के लिए गवर्नमेंट और ज़िला इंतजामिया मुकम्मल तौर पर बेबस नजर आ रहे हैं। आपके ख्याल में इंतजामिया है, ज़िला इंतजामिया लगता तो नहीं है, करती? It doesn't exist मुझे भी नहीं लगता। गवर्नमेंट महंगाई को कम करने के लिए क्या कर रही है,
ट्वीट्स करने के अलावा और सिर्फ ये कहने के अलावा कि आपने घबराना नहीं है, इस पे हमने बात करनी है। स्टेट बैंक को मजीद खुद मुख्तार बनाने का फैसला किया गया है ताकि स्टेट बैंक महंगाई कंट्रोल करने के लिए आज़ादाना फैसले करे। उधर इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने रमज़ान रिलीफ पैकेज की मंजूरी दे दी है, जिसके तहत यूटिलिटी स्टोर्स को 7 अरब 60 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, जिसमें घी पर 1 अरब 30 करोड़ की सब्सिडी देने का ऐलान किया गया है। दूसरी जानिब गवर्नमेंट और अपोजिशन के दरमियान चपकलिश के बायस पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज शदीद मंदी का सिलसिला वहां पे जारी है और बुध को भी मार्केट में शदीद मंदी देखने में आई है। नवा कारोबारी हफ्ते के पहले 3 दिन में सरमायाकारों के तकरीबन 360 अरब रुपए डूब गए हैं। इसी सूरत हाल पर बात करेंगे हमारे अमूर अजनास शमसुल इस्लाम खान साहब, जो कि KCCI के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, बिजनेस पर्सनालिटी भी हैं, तो उनको ज़रा बेहतर अंदाज़ा होगा कि इस वक्त सूरत हाल जा किस जानिब रही है। शम्स साहब, पाकिस्तान के अंदर इतनी ज़्यादा महंगाई और जैसा कि अरमला ने कहा कि हुकूमत तो इलेक्शन खेल रही है, जिस मुल्क के अंदर बुनियादी तौर पर गवर्नेंस का कोई निज़ाम ही मौजूद नहीं है या लोकल बॉडी सिस्टम ही मौजूद नहीं है जो कि प्राइसेस को कंट्रोल करे, उसके अंदर हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मामलात बेहतर होंगे? आपकी क्या राय है इस सारी सूरत हाल पर? देखें जी, जो महंगाई इस वक्त हो रही है उसमें सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, दुनिया भर में भी महंगाई हुई है। और इस वक्त जो महंगाई है, फूड इन्फ्लेशन स्पेशली जो है वो कमोडिटी ड्रिवन है। और तक इस साल 2021 में तो ये इन्फ्लेशन ऐसे ही रहेगा, बल्कि और महंगाई आगे बढ़ेगी। अब बुनियादी वजह क्या होती है कि पाकिस्तान में जो है, आपको पता है कि एक एग्रीकल्चर कंट्री होने के बावजूद जो है हम 3 क्रॉप जो है, जिसमें वीट है, शुगर है और आपके जो है कॉटन है, वो इंपोर्ट कर रहे हैं। तो हमने अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को इग्नोर किया और फिर आपने कुछ गलतियां की हैं। गवर्नमेंट जब इलेक्ट्रिसिटी की प्राइस बढ़ाती है, पेट्रोल की प्राइस बढ़ाती है और उसके साथ ही फिर वीट की प्राइस जो है, सपोर्ट प्राइस, उसको बढ़ा के अब सिंध में जो है तकरीबन 2000 रुपये मन के हिसाब से उन्होंने जो रखा है। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो महंगाई को, इन्फ्लेशन को बूस्ट करते हैं। तो हुकूमत को ये चाहिए था कि अपने जो है अखराजात को कंट्रोल करते और अपने जो टैक्स रेवेन्यू है उसको बढ़ाते, बजाय इसके कि उनको नए लोगों को टैक्स में लाया जाता। गवर्नमेंट ने वही चीज़ें जो उनके पास है, एनर्जी की प्राइस बढ़ाई, आपकी भी पेट्रोल की प्राइस बढ़ती गई और अब आप देखिएगा कि अगली 15 तारीख को जो है 12 से 15 रुपए तक और मजीद जो है पेट्रोल महंगा हो सकता है। दिलचस्प बात पता है क्या है? हुकूमत एक जानिब ये भी कहती है कि हमने खर्चे कम किए हैं, हमने डेफिसिट को पहली दफा प्लस के अंदर लेके आए हैं। गवर्नमेंट ये भी कहती है कि पिछले 5 महीने से मुसलसल रेमिटेंसेस बढ़ रही हैं, रिकॉर्ड रेमिटेंसेस आई हैं। गवर्नमेंट ये भी कहती है कि हमने कोविड में बड़े अच्छे इक़दाम किए और इस वक्त लोगों को जॉब्स कम पड़ गई हैं, फैसलाबाद में इतनी ज्यादा एक्टिविटी हो रही है। इस सारी चीज के बावजूद गवर्नमेंट दावा कर रही है कि सब अच्छा हो रहा है, गरीब आदमी पिसा जा रहा है। इस डिफरेंस को क्लियर कौन करे? गरीब आदमी को समझ नहीं आ रही कि अगर सब अच्छा है तो उसके घर में सब अच्छा क्यों नहीं है? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए जी, आप जो आप कह रहे हैं कि ट्रेड डेफिसिट जो है वो प्लस करंट अकाउंट सरप्लस में चला गया था, वो पहले की बात है, अब वो नेगेटिव पे जा रहा है और ट्रेड डेफिसिट आपका तेजी से बढ़ रहा है क्योंकि इंपोर्ट्स जो है आपकी बढ़ शुरू हो गई हैं और उसमें स्पेशली जो आपका जो रोल है कि फूड का जो ग्रुप है वो बहुत ज्यादा, उसकी इंपोर्ट को 8 महीने में कोई 4.25 साढ़े 4 अरब डॉलर की तकरीबन हो चुकी है और इस साल 30 जून तक तो कोई 6 साढ़े 6 अरब डॉलर की हो जाएगी। ये आपका जो है पहले ये होता था कि महंगाई बढ़ने का और इंपोर्ट का जो आपका जो डेफिसिट बढ़ता था, ट्रेड डेफिसिट, उसकी मेन रीजन होती थी कि आपका फ्यूल का बिल बहुत बड़ा होता था। अब फ्यूल का बिल जो है वो तो इतना नहीं बढ़ रहा, लेकिन फूड का बिल जो है वो ज्यादा बढ़ रहा है। तो ये हमें दोनों चीजों को देखना पड़ेगा हुकूमत को कि अगर आपकी इंपोर्ट कर रहे हैं, दालें इंपोर्ट कर रहे हैं, गंदम इंपोर्ट कर रहे हैं, चीनी इंपोर्ट कर रहे हैं, तो उसके ऊपर जो किचन स्टेपल की फूड है उसके ऊपर तो आपको ड्यूटीज को कम करना पड़ेगा क्योंकि एक ऑलरेडी इंटरनेशनल मार्केट में कमोडिटी प्राइसेस जो है वो तकरीबन 2014 के लेवल पे चली गई हैं और पाकिस्तान इस वक्त जो है एशिया में ऑन टॉप आ गया है फूड इन्फ्लेशन में। यहाँ हमारे यहाँ 15% पे फूड इन्फ्लेशन पहुंच चुका है। तो ये हुकूमत को करेक्शन करनी चाहिए। और इंटरेस्ट रेट देखें इस वक्त आपका 7% है और मुझे लग रहा है कि ये जो बिल पास हुआ है जिसमें स्टेट बैंक को खुद मुख्तारी दी गई है, इन्फ्लेशन तो पहले भी स्टेट बैंक के उसमें होता था कि वो अगर मनी सप्लाई को रोकता है तो आपकी जो है इन्फ्लेशन बेहतर हो सकता है, लेकिन वहां पर उलट किया गया है। यहाँ पाकिस्तान की इन्फ्लेशन की जो बेसिक रीजन है वो आपकी सप्लाई चेन की बॉटलनेक्स है। आपके यहाँ जब भी कोई चीज रॉ मटेरियल इंपोर्ट होगा तो उससे मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, उसके अंदर एनर्जी गैस महंगी लगाएंगे, बिजली महंगी लगाएंगे, तो फिर डेफिनेटली वो आपकी कॉस्ट बढ़ेगी। तो हुकूमत को वहां से रिलीफ देना चाहिए था जहाँ कॉस्ट कम की जाती है मैन्युफैक्चरिंग की। यहाँ पर वो ज़राअत ही है हमारे अपने मुल्क के अंदर जिसपे शायद हमारी कॉस्ट नहीं आती या बहुत ही कम आती, जिससे कम से कम फूड इन्फ्लेशन ना होता। उसमें भी सब्जियों की कीमतें भी हमारे काबू में नहीं है माशाल्लाह से। जी देखिए ना, ज़राअत का जो सबसे बड़ा जो हमारा ग्रोअर है उसका इनपुट है फर्टिलाइजर। अभी रिसेंटली फर्टिलाइजर की प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं
और आप एक बहुत सस्ती गैस जो है फर्टिलाइजर कंपनी को देते हो, लेकिन वो कंपनीज ने इंटरनेशनल मार्केट का जवाब बनाकर लोकल जो है जो खाद की प्राइसेस जो या खाद बन रही थी उसकी कीमतें महंगी कर दी। अब हमारा ग्रोथ जो है ज्यादा यूरिया इस्तेमाल करता है। अब हम रोजमर्रा जरूरियात की अशिया की जाने बाहर, पैकेजेस का ऐलान किया गया, रिलीफ सब्सिडी दी जाएगी। रमजान से पहले बहुत सारा ये शोर मचता है कि जी गवर्नमेंट ने सब्सिडी का ऐलान कर दिया। जैसे रमजान आता है या तो अशाए खुर्नोश की किल्लत होती है, हमें चीनी नहीं मिलती, आटा नहीं मिलता या सब्जियों की शॉर्टेज हो जाती है। ये वाला मामला तो एक तरफ। अदारा शुमारियात की अगर हम बात करें तो यूटिलिटी स्टोर्स पर 22 अशियाए ज़रूरिया की कीमतें बढ़ी हैं और ये मुसलसल बढ़ रही हैं। और अगर हम मुर्गी के गोश्त की बात करें 500 रुपए तक पहुंच गया है, चीनी महंगी हुई है, सो ओवरऑल इसका तेल भी महंगा हुआ बिल्कुल। और ये सारी चीजें जो है ये आम आपके और मेरे जैसे लोगों की जरूरत की शाह हैं और हमें इसी से गर्ज है कि ये मार्केट में कब सस्ती मिलेंगी। जी देखिए, किचन का सबसे जो जरूरी स्टेपल में जो आपका जरूरी आइटम होता है जिससे आपका सालन पकता है, खाना बनता है, उसमें मिर्चें होती है। वो पाकिस्तान में कोई 143% एक साल के अंदर जो है वो बढ़ी है, तो ये बहुत बड़ा इंक्रीज है। उसके बाद आप देखें कि आपको फिर किचन के साथ आपके गैस को यूज करना है, बिजली को यूज करना है, तो वो भी आपका 86% चला गया। जो आपकी चीनी जो है वो 21-22% जो है महंगी हो चुकी है। दिसंबर से अभी तक चीनी मुसलसल महंगी हो रही है। हुकूमत को अपनी जो काम करने थे करेक्शन के वो नहीं किया और जो रिस्पॉन्सिबल इसके अदारे हैं वो भी अपना काम नहीं कर रहे अभी तक। वरना ये होता कि आपका जो है कुछ रिजल्ट नजर आता, मार्केट में प्राइसेस कम होती, चिकन की प्राइस को ऑल टाइम हाई होगी। अब एक आम आदमी जो पहले चिकन खाता था वो बेचारा गर्दन और लीवर और उसके आजमदाने पे आ गया है। तो यही वो है कि अब लोगों को जो है अफोर्ड नहीं कर पा रहे इतनी महंगाई की वजह से। हुकूमत को चाहिए इस पे जो आपने जो सब्सिडी का यूटिलिटी जिक्र किया उससे आपकी प्राइस में कोई कमी नहीं आती। हमने माजी में देखा है जब से यूटिलिटी स्टोर बना है, यूटिलिटी स्टोर की प्राइसेस को बेंचमार्क प्राइस बना के। एक चीज तो शम्सुल इस्लाम साहब, जो कि वक्त की कमी है, कतई कलामी की माजरत, एक चीज तो फिर हमें वाजे हो गई कि ये जो डायरेक्शन है ना, ये डायरेक्शन ठीक नहीं है। कम से कम एक आम आदमी की जिंदगी को बेहतर करने के लिए हुकूमत जो मुसलसल आपने भी कहा करंट अकाउंट डेफिसिट को सरप्लस करने की बात करती रही है, वो भी नेगेटिव हो रहा है। एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ी हैं। रजाक दाऊद साहब जैसे लोग आके बार बार टीवी पे कह रहे हैं कि तब्दीली आ जाएगी। फैसल वाउडा जब वजीर थे बार बार कहते थे कि नौकरियां कंपनी, कुछ नहीं हुआ है। तो अभी क्या करें? मुल्क ने तो चलना है जी, 24 करोड़ लोगों का मुल्क है। गलती से लोगों ने इस जमहूरियत पे ट्रस्ट कर रखा है अभी तक, तो क्या करें? कुछ सजेस्ट कर दीजिए कि ये हो तो शायद हालात जिंदगी लोगों के बेहतर हो जाएं। देखें, मेन स्टेपल आपका गंदम है, उसकी हुकूमत ने प्राइस बढ़ा के 2000 रुपए करके वो बहुत बड़ी गलती की है। पंजाब में भी 1850 के करीब उन्होंने कर दिया था। तो ये दोनों चीजें जो है मेन आपका इग्नाइट करेंगी महंगाई को। उसके बाद आप इंपोर्ट करते हैं खाने पीने का जो है ऑयल है, वो हमारे यहाँ जो है उसके ऊपर ड्यूटी स्ट्रक्चर को सही करना पड़ेगा, क्योंकि वो आपको अब रमजान में और ज्यादा जरूरत पड़ती है। एक आम आदमी जो है खाना पकाने के लिए तेल यूज करता है, उसके ऊपर ड्यूटी जो है उसके सीड के ऊपर और जो पाम ऑयल आ रहा है उस पर ड्यूटी ज्यादा है, उसको कम करना होगा। साथ ही आपको जो है जो जखीरा अंदोजी करते हैं उसके ऊपर आपको एक्शन लेना होगा, क्योंकि इसमें बहुत बड़े इन्फ्लुएंशियल लोग हैं और वो सेक्टर है जिनके पास जो नेट में भी नहीं है, टैक्स नेट में भी नहीं है, ना टैक्स पे करता है, लेकिन उनके पास कैश की फरावानी है और वो मार्केट में आके खाने पीने की चीजों को स्टॉक कर रहे हैं। आपको जो काला चना जो आप रमजान में दाल चने की बेसन वगैरह बनता है और आप चने की चाट खाते हैं, वो आम आदमी जो है वो भी मार्केट से यूटिलिटी स्टोर पे 155 रुपए किलो हो गया है। तो ये चीजें वो है जिसपे जखीरा अंदोज जो है बड़ी बेखौफ व खतर जो है उसके ऊपर वो जखीरा अंदोजी कर रहे हैं और वो पूरी चेन को सब डिस्टर्ब कर रहे हैं। हुकूमत को उसको करेक्ट करना पड़ेगा। एक विशियस साइकिल है, डेट्स का तो था ही, अब एक महंगाई का विशियस साइकिल है एंड गवर्नमेंट लिटरली डजंट नो के करना क्या है। इमरान खान साहब ने कल उनको जब कहा गया जी खुद नहीं तेल महंगा करें, तो उन्होंने कहा जी महंगा नहीं करें, सस्ता दें लोगों को, लेकिन सब्सिडीज से मुल्क नहीं चला करते। शम्सुल इस्लाम साहब बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अहम मौज़ूआत जो नुकात थे उसके ऊपर अपने ख्यालात का इजहार किया। हम तो सिर्फ बात ही कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्शन हुकूमत की इस मामले में ठीक नहीं है। सब्सिडी से ना तो और यूटिलिटी स्टोर्स में होता क्या है मला, पहले 10 दिन के अंदर अगर अशिया सस्ती होती भी है तो 10 दिन में खत्म हो जाती हैं, 20 दिन में फिर गरीब सफर कर रहा होता है। और मैं लोगों को परेशान हाल फ्रूट्स की रेडियो के पास खड़े देखता हूं जो बेचारे सिर्फ देख सकते हैं रोजों की हालत में, खरीद नहीं सकते। पता नहीं कैसे होगा, हम तो सिर्फ बात ही कर सकते हैं। अल्लाह करे पाकिस्तान के लिए कुछ बेहतर हो, सिर्फ दुआ की जा सकती है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक
बैक टू एक्सप्रेसो। ब्रेक के बाद हाजिर हो चुके हैं और अब प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और आपकी मुलाकात हम एक ऐसे नौजवान से करवाते हैं जिनको बैनुल-अक़वामी अमेरिकन जो इदारा है लैब रूट, उसने यंग साइंटिस्ट का अवार्ड दिया है। मगर इस नौजवान को नंबर कमाने पर किसी पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी में दाखिला नहीं दिया गया। नंबर्स कमाने की वजूहात क्या थी और यंग साइंटिस्ट का अवार्ड किस बुनियाद पर मिला, हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद। बिल्कुल, उमैर से हम बात कर लेते हैं। और ये बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है कि पाकिस्तान मिशन नहीं मिला और अमेरिका से अवार्ड मिल गया, वो भी यंग साइंटिस्ट का। उमैर मसूद, वेलकम टू एक्सप्रेसो। क्या हाल है आपके? ठीक ठाक हैं आप? ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह का। आप सुनाएं। बहुत शुक्रिया, आप ज्वाइन किया आपने हमें। सबसे पहले तो हमें इस जर्नी, इस सफर के बारे में बताओ। ऐसा क्या हुआ कि नंबर बहुत कम आ गए, दाखिला नहीं मिला और फिर अमेरिका से अवार्ड कैसे मिल गया? पूरा सफर क्या था? जी, पूरा सफर कुछ यूँ था कि जब हमारे उस्ताद हैं जो स्कूल के, यूनिवर्सिटी वगैरह के इधर उधर के, वो क्लास में ना मतलब के पढ़ा रहे होते थे तो मेरा ध्यान उनकी तरफ बिल्कुल नहीं होता था, क्योंकि मेरा जो सारा ध्यान था वो अपनी रिसर्च की तरफ था। और दूसरा जो बिल्कुल एग्जामिनेशन का जो सिलसिला वगैरह चल रहा है वो तो आपको पता है रट्टा बेस पे था, और रट्टा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। जब मैंने अच्छा रट्टा नहीं मारा तो मेरे एग्जाम में अच्छा मार्क्स नहीं आए। जब अच्छे मार्क्स नहीं आए तो पाकिस्तान भर की यूनिवर्सिटियों ने रिजेक्ट कर दिया। तो फिर ठीक है, जी उमैर बोले। जी, फिर उसी दौरान जो है ना मैंने ऑनलाइन कोर्सेज करना स्टार्ट किया, हार्वर्ड से, ऑक्सफोर्ड से, स्टैनफोर्ड से, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ से। तो करते यूँ हुआ कि मेरे अंदर जो है ना वो बायोलॉजी की दिलचस्पी पैदा हुई। फिर मैंने रिसर्च की, तकरीबन मेरे 3 साल लगे अपने 2 पेपर के रिजल्ट लाने में। तो जब ये कंप्लीट हो गया तो मैं कॉन्फ्रेंस में गया, मैंने 2 कॉन्फ्रेंसेस की। तो मुझे जो है ना अमरीकी इदारे ने जो है ना 2 अवार्ड से नवाजा, एक यंग साइंटिस्ट अवार्ड और एक क्रिस्पर अवार्ड। अच्छा उमैर, इन अवार्ड्स के हवाले से बताएं, आपकी रिसर्च बेसिकली क्या थी और ये अवार्ड किन बेसिस पे आपको दिया गया? ये चीज़ मेरी जो रिसर्च थी वो 2 रिसर्च थी। एक तो ये कि जो मरूसी बीमारियां होती हैं ना, जिन लोगों को कैंसर होती है, तो हम उसके जो कैसे पता लगा सकते हैं कि इस बंदे को कैंसर है, इस बंदे को कोई मरूसी बीमारी है। ठीक है। उससे पहले जो टेक्निक थी वो काफी एक्सपेंसिव टेक्निक भी थी और काफी टाइम भी लगा रही थी मरूसी बीमारियों को डिटेक्ट करने के लिए और कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए। अब मैंने ऐसी चिप इंट्रोड्यूस करा दी जो आपको 20 मिनट के अंदर जो है ना ये बता सकती है कि इस बंदे को कैंसर है या नहीं है, इसको जो है ना मरूसी बीमारी है या नहीं है कोई। ठीक है, अच्छा, वो चिप है पाकिस्तान में अवेलेबल होगी? अभी आप उसको तजर्बाती मराहल से गुजरी है? अभी जी, अभी वो तजर्बाती मराहल से गुजर रही है। जब मतलब कि वो हो जाएगा, इसके ऊपर बाकायदा पेटेंट वगैरह हो जाएगी, उसके ऊपर बाकायदा तौर पे लाइसेंस नंबर जारी हो जाएगा, तो फिर इंशाल्लाह इसको आगे करेंगे। यार आपने तो कमाल कर दिया, ये तो बहुत ही जबरदस्त बात है। और दूसरा ये भी बताइए कि फिर जब अमेरिका में आपने अपनी इस रिसर्च को उनके सामने रखा तो क्या आप अकेले इस फील्ड के अंदर रिसर्च कर रहे थे या आपका मुकाबला भी था मुख्तलिफ स्टूडेंट्स के साथ? जी बिल्कुल, वहाँ पे 121 ममालिक के PhD डॉक्टर भी थे, साइंटिस्ट भी थे, स्कॉलर भी थे, अपनी फील्ड के पायनियर लोग भी थे। वहाँ पे सारे PhD थे, मैं तो BS लेवल का बंदा था वहाँ पे, एक सिंगल। अच्छा। वहाँ पे सारे बाकी PhDs थे। जबरदस्त। तो उमैर मुझे जानना है कि चूंकि आप बता रहे हो कि आप वो वाहिद थे और ऑब्वियसली आपने रिसर्च की और सारा कुछ ये प्रोसीजर से गुजरे, सो जब आपके नंबर्स कम थे, स्टडीज को उस तरह से आप खुद कह रहे हो कि आपका इंटरेस्ट नहीं था, तो कैसे मैनेज किया इस रिसर्च को करना? बिकॉज ऑब्वियसली आपको नो हाउ या बेसिक्स आपको पता थी इन तमाम चीज़ों की, आपने सिर्फ ऑनलाइन कोर्सेज के थ्रू ही सीखा? जी बिल्कुल, मैंने बेसिक तो मेरी थोड़ा बहुत मुझे पता था DNA के बारे में, जेनेटिक्स के बारे में। हाँ। तो फिर एडवांस लेवल जो मैंने सीखा ना जेनेटिक्स का, वो मैंने ऑनलाइन कोर्सेज के थ्रू सीखा था। अच्छा, बड़ी जबरदस्त बात है। उमैर, चूंकि आप खुद विक्टिम रहे हो और ये सिर्फ आप अकेले नहीं हैं, बहुत सारे और ऐसे बच्चे बच्चियां भी होंगी जो इसका विक्टिम बनते हैं, जिनको रटालाइजेशन जिसे हम कहते हैं उर्फ़े आम में, उसके ना होने की वजह से वो अच्छे नंबर्स नहीं ले पाते, जो हमारा एक फरसूदा निज़ाम तालीम है, और फिर वो बहुत अच्छे जहन आगे नहीं आ पाते। आपको तो चले लकीली मौका मिला और आपने प्रूव कर दिया। उन तमाम बच्चों को क्या कहना चाहेंगे, अपने एज फेलोज को, जो कि इस सिचुएशन से गुजर सकते हैं या गुजर रहे हैं जिससे आप गुजरें? जी बिल्कुल, जो मेरे फेलोज हैं उनको मेरा यही पैगाम है कि आप जो है ना अपनी रिसर्च कंटिन्यूस करें। ये ना कहीं रिसोर्सेज नहीं है मेरे पास, रिसोर्सेज आपके इर्द गिर्द ही हैं और रिसोर्सेज आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन अवेलेबल हैं। अगर आपके पास कोई आइडिया अच्छा है ना, तो बाहर के जो लोग हैं, जो बाहर की मार्केट है वो बैठी हुई है आपको जो है ना मार्केट करने के लिए। आप अपना आइडिया पे काम करें, जो है ना रिसोर्स ढूंढ के अपना इंटरेस्ट उसके साथ जोड़ लें, तो फिर देखें क्या होता है आगे। कॉन्फ्रेंसेस काफ़ी हैं, फ्री भी हैं, आप उनमें जाएँ।
स्पॉन्सर्स भी आपको मिलेंगे और बाकी रिसोर्सेज भी आपको वहाँ से अच्छा मिलेंगे। उमैर, चूंकि अभी हम बात कर रहे थे कि रट्टा सिस्टम जो हमारे ऑब्वियसली अनफॉर्चुनेटली हमारे जो कह लें सिलेबस का या हमारे जो सारा निज़ाम है उसका हिस्सा है। सो अभी जिस तरह से आपको मौका नहीं मिला, इस तरह बहुत सारे स्टूडेंट जिसे इमरान कहते हैं उनको मौका नहीं मिलता, उनके लिए आप क्या सजेशन दे रहे हो? क्योंकि जब इस तरह की रिसर्च बेस्ड काम है, हर एक का इंटरेस्ट लेवल आपकी तरह नहीं होता, मुख्तलिफ लोग होते हैं, उनके मुख्तलिफ इंटरेस्ट होते हैं, तो उनके हवाले से आप क्या कहोगे? जी, आपका इंटरेस्ट बायोलॉजी में हो, आपका इंटरेस्ट फिजिक्स में हो, आपका इंटरेस्ट केमिस्ट्री में हो, स्ट्रगल जो है ना वो सब ने एक साथ ही करनी है, एक जैसी करनी है। जिस टाइम वो आग के दरिया से गुजर जाएंगे ना तो फिर ऑटोमेटिक उनको ये सब कुछ मिल जाएगा। ऐसे कुछ नहीं मिलता इंसान को जो है ना, क्योंकि अल्लाह जी भी है ना वो कहते हैं कि हमारी दुकान में पाना देख के डालते हैं। एग्जैक्टली। तो ऐसे कुछ नहीं मिलता। इंसान अल्लाह मासा, जितनी इंसान कोशिश करता है उसको तब। बेशक बहुत खूबसूरत बात करें। अच्छा, यही तो बात हमने कर ली स्टूडेंट्स के हवाले से। हमारी यूनिवर्सिटीज या इदारे जो आप जैसे बच्चों को एडमिशंस नहीं देते सिर्फ इस वजह से कि आपने रट्टा नहीं लगाया, और हमें याद है कि अब भी लोग जो प्राइवेट एग्जाम देते हैं, चाहे पंजाब यूनिवर्सिटी जैसे बड़े इदारे हों, वो कहते हैं जी जितना ज्यादा लिखेंगे उतने नंबर आएंगे। तो उन यूनिवर्सिटीज या इस निज़ाम तालीम के लिए आपका क्या मैसेज है? अब तो शायद हुकूमत भी आपसे कांटेक्ट कर रही है, कुछ वज़रा भी आपसे राब्ते में हमें पता चला है, तो आप इस निज़ाम तालीम के हवाले से इज़हार ख्याल कीजिए। सर देखिए, मैंने अपनी आधी से ज्यादा जिंदगी लगा ली है जेनेटिक्स को पढ़ने सीखने में। मुझे कुछ इतना मतलब कि अभी एक्सपीरियंस नहीं है कि हम एजुकेशन सिस्टम को कैसे चेंज कर सकती हैं, लेकिन फिर भी आता है एक सजेशन जो है, अगर हम जो है ना रट्टा के फॉर एग्जांपल हमारे पास में 100 नंबर है ना, तो उसी जो है ना हम डीएमसी में जो है ना वो क्रिएटिविटी के 200 नंबर रखते हैं, सारी की सारी बात यहीं खत्म हो जाएगी। क्रिएटिविटी को ज्यादा हम वैल्यू करें रादर देन जो लिखा हुआ है उसी को उस रट्टा लगाने में और आगे कॉन्सेप्ट्स और ये सारा कुछ। बिल्कुल। अगर आपने एक लाइन पे लिखी है ना, और इस लाइन में जो है ना, एक लाइन में जो है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग लाइन है, तो उसकी बहुत ज्यादा वैल्यू है। इसकी बनिस्बत हम छापते जाएं तो बेसिकली आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। रट्टा या एक लाइन लिखें या 12 लाइन लिखें, आपका एक चीज वाजे होने चाहिए। अच्छा उमैर, अब आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? आपने किसको इस तरह इसको आगे लेके चलना है, किस तरह से, उस हवाले से भी हमें बताएं। जी, मेरे जो है ना वो 2 ही फ्यूचर प्लान है। जो मेरा पहला फ्यूचर प्लान है वो मैं इसी मिट्टी से उठाऊं तो इसी में मैंने दफन होना है। मेरी जितनी रिसर्चेज है ना, चाहे वो कैंसर पे है, जेनेटिक्स के ऊपर है या किसी और फील्ड के ऊपर है, जितनी रिसर्चेज है ना वो पाकिस्तान के लिए है। जबरदस्त। मैं जिस दिन मैं मिट्टी में दफन हो गया ना, उस दिन बस वो रिसर्चेज भी पाकिस्तान के साथ ही दफन होगी। इसमें ना किसी बाहर के यूरोप का टैग लगेगा ना किसी और का, बस मेरे ये प्लान है। नहीं, वो आगे रिसर्चेस बढ़ेंगी और सून वील कॉल यू डॉक्टर उमैर मसूद। हमें लगता है ऐसे दो यू आर टू यंग और हम जल्दी देखते हैं कि आप अभी उमैर कह रहे थे मैंने आधी से ज्यादा, मैंने कहा उमैर अभी तो यू आर टू यंग, अभी आपकी जिंदगी है ही कितनी, लॉन्ग वे टू गो, और अभी आपने बहुत ज्यादा सर्व करना और अपने जैसे कई उमैर सामने लाने हैं, ताकि आपका मकसद तब सर्व होगा। अपनी जात के लिए तो हर कोई जीता। जी बोलिए। जी, मेरा तो यही मकसद है ना, अपने जैसे उमैर जो है ना पाकिस्तान के लिए बना के छोड़ूं, ना कि यूरोप के लिए। मेरा ये मकसद है, अपने जैसे उमैर पाकिस्तान के लिए हो, बाहर लोगों के लिए नहीं। ठीक है। इन दी एंड बहुत से उमैर आपकी मौजूदगी से फायदा उठाते हुए बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बहुत पढ़ते हैं, जब पेपर आता है उसमें लिख नहीं पाते, आगे डिलीवर नहीं कर पाते, और जब उनको माँ बाप पूछते हैं या टीचर्स डांटते हैं तो वो कहते हैं कि सर मुझे समझ नहीं आता, मुझसे होता नहीं है। ये बिल्कुल वही स्टूडेंट्स होते हैं जिनको वो सब्जेक्ट्स अच्छे नहीं लगते, वो पढ़ने के बावजूद भी समझ नहीं पाते। उनके बारे में क्या कहेंगे आप? इसमें जो है ना 2 फैक्टर है ना, एक देखें कि जो बच्चे का इंटरेस्ट है वो नहीं है, ठीक है, और दूसरा फैक्टर ये है कि वो टीचर सही नहीं पढ़ा रहा ना, ठीक है, क्योंकि उसकी जो डिलीवरिंग कैपेसिटी है वो इतनी अच्छी नहीं है। मेरे खुद एफएससी तक ये प्रॉब्लम था कि मुझे आता तो सब था, लेकिन मुझे बोलना छोड़ना नहीं आता था, लिखना विखना कुछ नहीं आता था। तो मैंने जो है ना, आप इसके लिए जो है ना प्रैक्टिस होती है ना, फॉर एग्जाम्पल आपने अभी आपको ये चीज़ आ गई है, तो आप जो है ना वो चीज़ अपनी अम्मी को या अब्बू को समझाएं, ऐसे बंदे को समझाएं जो बिल्कुल मतलब के नालायक आदमी है, ठीक है। आप जब उसको समझाएंगे ना तो ऑटोमेटिक आपको खुद ही समझ आ जाएगी कि मैंने क्या पढ़ा है। ये इसकी टेक्निक है। क्या बात है, जबरदस्त। सारे देसी तरीके उमैर ने अपनाए और अमरीकियों को इम्प्रेस कर दिया। उमैर क्या बात है, बहुत जबरदस्त। यू आर एन अमेजिंग पाकिस्तानी एंड वी आर प्राउड ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया और आप इंस्पिरेशन है और रुकना नहीं है आपने आगे बढ़ना है। वेरी बेस्ट ऑफ लक उमैर, आप इसी तरह। थैंक यू मैम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। उमैर मौजूद थे जी, और मुस्तकबिल के डॉक्टर उमैर मैं कहूंगा, अभी भी वैसे डॉक्टर हैं, वो सिर्फ डिग्री नहीं मिली उनको, जैसी वो बातें कर रहे हैं ऐसी चिप
प्लेलिस्ट बना के बैठ गए हैं जो कि 20 मिनट में आपको बता देगी मोरूसी बीमारी के हवाले से और कैंसर के हवाले से कि आपको है या नहीं। और इनको 2 अवार्ड्स और इनमें से एक रूट लैब की तरफ से अवार्ड अमेरिका की तरफ से मिल चुका है। जबरदस्त। चलें जी, उमैर जैसे ऐसे कई उमैर से हम आपकी मुलाकात करवाते रहेंगे। अभी हमें एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। अंदाज़ा तो आपको हो गया होगा कि हम किस मौजू के बारे में बात करने वाले हैं। अल्लाह करीम ने तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम को मुख्तलिफ़ एज़ाज़ात और मौजज़ात अता किए, जबकि हम अगर बात करें ख़ातिमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनको अल्लाह करीम ने अपना महबूब बनाकर कुरान पाक के साथ साथ बेशुमार मौजज़ात अता फ़रमाए, बल्कि हम अगर कहें कि आपकी सारी ज़िंदगी ही सरापा मौजज़ात है तो गलत नहीं होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़ात में एक बड़ा मौजज़ा मेराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है, जिससे यकीनी तौर पे अक़लें दंग रह जाती हैं। बिल्कुल। आज रजब की 26 तारीख है और आने वाली शब जो है 27वीं शब यानी शब मेराज की रात है। इस रात की ख़ास बात यह है कि शब मेराज रब्बुल इज़्ज़त ने अपने प्यारे महबूब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने पास बुलाया। शब मेराज के मौके पर अल्लाह ताला ने अपने महबूब को 5 नमाज़ों का तोहफ़ा भी दिया। वाक़या मेराज पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौलाना इमरान बशीर साहब मौजूद हैं, उनको वेलकम करेंगे। बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। वाक़या मेराज के हवाले से हम ज़रूर चाहेंगे कि आप इसके हवाले से बताएँ भी और दीन इस्लाम में इसकी अहमियत और फजीलत के हवाले से भी बताएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व सल्ली अला रसूलिहिल करीम। आका तेरी मेराज के तू लोहो कलम तक पहुँचा और मेरी मेराज के मैं तेरे कदमों तक पहुँचा। मेराज शरीफ के अंदर बड़ी खूबसूरत चीज़ें सामने आई। मैं इब्तिदा में भी मेरा दिल चाह रहा है कि एक पैगाम दूं और आखिर में भी एक पैगाम दूं। ज़रूर। अम्मी जान अम्मी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाती हैं और देखती हैं कि मूड बड़ा खुशगवार है, तो आज कुछ पूछ ना लूँ, आज कुछ मांग ना लूँ। तो आपने फरमाया क्या मांगती हो? तो कहा मैं अपने अब्बा से मशवरा करके आती हूँ। तो अब्बा जान के पास चली गई, सिद्दीक़ अकबर के पास। तो कहा कि जाके पूछिए कि शब मेराज में जो ख़ास राज की बातें हुई उनमें से कुछ तोहफ़ा अता फरमा दीजिए। इल्म की तलब दी जा रही है। अम्मी जान अम्मी आयशा आके कहती हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, मेराज शरीफ का कोई ख़ास तोहफ़ा जो आपकी और रब के साथ ख़ास बातें हुई हों। तो आपने फरमाया मेरे रब ने ये बात फरमाई कि जो बंदा किसी दुखी दिल को जोड़ देगा, किसी टूटे दिल को जोड़ देगा, मेरा ये वादा है कि उसको बगैर हिसाब के जन्नत में। अरे वाह वाह वाह। तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला को जब जाके ये बात बताई तो वो बजाय खुश होने के रोना शुरू हो गए। तो कहा अम्मी जान ने कि अब्बा जान ये तो बड़ी खुशी का मुकाम है कि इसका मद्दे मुकाबल इसका माकूस भी देखो, इसको उल्ट किया जाए तो वो भी देखो कि जैसे दुखी दिल को जोड़ने वाला, किसी को राहत देने वाला डायरेक्ट जन्नत में जा रहा है, तो दिल को तकलीफ पहुँचाने वाला, तोड़ने वाला वो किधर जा रहा है, वो डायरेक्ट कहाँ जा रहा है। तो एक तो ये हमें वहाँ से तोहफ़ा मिलता है। दूसरे नंबर पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जैसे हमारी बहन ने फरमाया कि सरापा मौजज़ा, आपने भी ये बात जिक्र की, ये बहुत बड़ा मौजज़ा है। अल्लाह ने अपने महबूब को सफ़र मेराज नहीं कराया। सफ़र में और सैर में फ़र्क होता है। सफ़र होता है कि भाई जल्दी से पहुंच जाए और सैर होती है आराम से, लेकिन इस आराम के साथ नज़ारे भी कराए जाते हैं, सारा कुछ कराया जाता है। लेकिन उसके बावजूद कुरान ये कहता है लैलन, रात का थोड़ा सा हिस्सा, कितना थोड़ा कि जो अल्लाह ने पूरी कायनात के निज़ाम को रोक दिया। जैसे कोई वीआईपी शख्सियात आनी हो तो सारे रोड ब्लॉक कर दिए जाते हैं, सारा निज़ाम जाम कर दिया जाता है। तो इस कायनात में सबसे बड़ी हस्ती जिनको रब ने अपना दीदार ऐसा करवाया कि उनके दीदार का तज़किरा करते हुए कुरान पाक ये कहता है मा ज़ागल बसर वमा तगा, कि आंखें चुंदियाई नहीं। आमतौर पर पता ना कि बंदा किसी चीज़ को देखता है कि मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह ताला से दरख्वास्त कर रहे हैं कि मैं आपको देखना चाहता हूँ, तो फरमाया लन तरानी, आप मुझे देख नहीं सकते। तजल्ली देखी तो खर्रा मूसा साइका, मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम बेहोश हो गए। और इमामुल अंबिया की जब बारी आती है, क्या मुकाम है, तो कुरान ये कहता है कि मा ज़ागल बसर वमा तगा, कि ना आंखें चुंदियाई, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वमा तगा, और ना ही अदब के मुकाम से आगे गई, अदब के साथ रहते हुए अपने महबूब और मुहिब का दीदार हो रहा है। और तज़किरा क्या हो रहा है, ए करीम रब मैं आपके लिए 3 तोहफे लेकर आया हूँ। अत्तहियातु लिल्लाह, हुजूर तोहफे लेके जा रहे हैं। अत्तहियातु लिल्लाह वस्सलावात
वत्तय्यिबात। अल्लाह आज तक एक गुलाम, एक अब्द अपने मालिक की जिस तरह से भी तारीफ़ कर सकता है, वो मैं सारी तारीफ़ें आपके लिए पेश करता हूँ। वस्सलावात, इंसान अपने जिस्म के ज़रिए से अपने मालिक की जिस तरह खिदमत कर सकता है, मैं वो पेश करता हूँ। वत्तय्यिबात, तीसरी खिदमत होती है माली तौर पर, वो सारी मैं पेश करता हूँ। आगे से अल्लाह की तरफ से भी 3 चीज़ें आई, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ऐ मेरे महबूब, आपने 3 चीज़ें दी, हम भी आपको 3 चीज़ें देते हैं, सलामती, रहमत और बरकत। कुर्बान जाइए रहमतुल लिल आलमीन पर। आपकी किसी वीआईपी शख्सियत से मुलाकात हो रही हो तो सब कुछ भूल जाते हैं, अपने मामलात को लेके चलते हैं। इमामुल अंबिया, मेरे आपके माँ बाप उन पर कुर्बान, वो वहाँ पर भी क्या कह रहे हैं, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। अल्लाह, ये 3 तोहफे आपने हमें अता फरमाए, खाली मुझे ना अता फरमाए बल्कि मेरी उम्मत में से जो भी आजिज़ हो। अब्द कहते हैं आजिज़ी को। आप ज़रा गौर कीजिएगा इमरान भाई, मेराज शरीफ का वाक़या कुरान पाक में 2 सूरतों के अंदर इब्तदा में अल्लाह ने जिक्र किया, सुबहानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही, और सूरह नजम के अंदर वन नजमी इज़ा हवा मा ज़ल्ला साहिबुकुम व मा गवा व मा यंतिक़ु अनिल हवा इला आखिरिही। उसमें आखिर में जिक्र फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा। दोनों में अब्दियत का तज़किरा है। क्या मतलब कि रब ने अपने महबूब को जो सारा नवाजा, वो इज्ज़ो इनकिसारी की बरकत से नवाजा। तो इज्ज़ो इनकिसारी जो बंदा अपने अंदर लाएगा, अल्लाह ताला उसको अता फरमाएंगे। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पर मुख्तलिफ चीज़ों को देखा, मुख्तलिफ अज़ाबात भी देखे, मुख्तलिफ रहमतें भी देखी। अज़ाबात में से एक मैं जिक्र करना चाहूँगा कि कुछ लोगों के 2 रिवायत मिलती हैं कि लोहे की कैंची के साथ, और कुछ में मिलता है कि आग की कैंचियों के साथ होंठ काटे जा रहे हैं। पूछा ये कौन लोग हैं? तो फरमाया हाउला खुतबा फितना, ये वो लोग हैं कि जिनकी ज़ुबानों से फितने फैलते थे, चाहे वो एंकर की सीट पर हो, चाहे वो मिंबर की सीट पर हो, चाहे वो सियासत की सीट पर हो, कहीं पर भी जो उम्मत को तोड़ेगा। हाँ, यकीनी तौर पे कई ऐसी मिसालें और वाक़यात इसके अंदर हैं, ऐसे एक मौजज़े के अंदर हैं जिनको बयान करने जाएंगे, वक्त हमारे पास बहुत कम है। एक तो मैं ये चाहता हूँ कि आप ये भी बता दीजिए कि इस वाक़े का मौजूदा इस्लाम की जो शक्ल है या जिस तरीके से हम अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उससे हम कैसे मस्बत असर उसका ले सकते हैं, नंबर 1। और नंबर 2, आज के दिन बहुत सारे लोग इबादत करते हैं, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने या असहाबे कराम ने कौन सी ऐसी इबादत हैं जो आज के दिन की, आज के वाक़े की निस्बत से तफवीज़ की हैं जो हमें करनी चाहिए? जी, पहली बात तो ये है कि हम उससे फ़ायदा जो उठा सकते हैं वो ये है कि अस्सलातु मेराजुल मोमिन, नमाज मोमिन का मेराज है। सारी शरीयत ज़मीन पे दी गई, नमाज की बारी आई तो ऊपर बुलाया गया, और 9 मरतबा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने वापस भेजा कि जाइए वापस कम करवा के आइए, जाइए वापस कम कर, 50 से 5 पे आए, और कहा ये भी नहीं पढ़ सकेंगे, कहा अब जाते हुए मुझे आर आती है। अब देखें कि अल्लाह ताला का कानून ये है कि ला तब्दील अली कलिमातिल्लाह, अल्लाह का कानून बदल नहीं सकता। महबूब की बारी आई तो क्या किया, कानून बदला नहीं, कम करते करते 50 को 5 करके ये कह दिया कि जो 5 पढ़ेगा सवाब उसको 50 का ही मिलेगा। ठीक, एक तो ये चीज़ हमें मिलती है। दूसरे नंबर पे अदब का एक मुकाम हमें मिलता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पहले आसमान पे जाते हैं तो वहाँ हज़रत आदम मिलते हैं, और आखिरी आसमान पे जाते हैं तो हज़रत इब्राहिम मिलते हैं। दोनों बाप हैं, दोनों ने नाम लेकर नहीं, मरहमम बिब्न सालेह वन नबी सालेह, मुबारक हो हमारा बेटा नेक, हमारा प्यारा नबी नेक। बकिया तमाम अंबिया ने कहा नबी नेक, मरहबम बिन नबी सालेह वल अखस सालेह, नेक भाई। तो एक अदब का मुकाम हमें ये सबक मिलता है कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि नाम की बजाय भाईजान, हमारी बहन, हमारे भाई को बड़े हों, हमारे बुजुर्ग हुआ, ये सब मतलब ये बुनियादी सबक है। मैं चाहता हूँ जरा क्विकली, हमारे पास 2 मिनट तकरीबन, इबादत कौन से ऐसे अमाल हैं जो किए जा सकते हैं? वैसे तो हर रात ही अल्लाह पाक क़याम करने वाले को पसंद फरमाते हैं, इस रात की निस्बत से कुछ खास? वो जैसे आपने कहा ना, हर शब शबे कदर बूद अगर कदर बूद, शब कदर बेकदर बूद गर कदर न बूद। हर रात ही शब कदर बन सकती है अगर कदरदानी कर ली जाए, ना कदरे के लिए तो शब कदर भी बेकदर है। इस रात के अंदर हमें ख़ास तौर पे सलातु तस्बीह का ज़रूर अल्लाह से मांग कर एहतमाम करना चाहिए, इस्तिग़फ़ार कसरत से करना चाहिए, और जितना सदका खैरात हो सके वो करना चाहिए। यानी ये मुबारक रातें हैं, अल्लाह ताला ने अपने महबूब को जहाँ उरूज अता फरमाया,
उसी महबूब की ये दिली तमन्ना है कि मेरी उम्मत इस मुबारक रात में आके ये तजदीद अहद करे कि ये भी अपने आप को उरूज की तरफ लेके जाएंगे ताकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुकून मिले, राहत मिले। क्योंकि नमाज वो चीज़ है, इस रात में ख़ास तौर पे तौबा इस्तिग़फ़ार इतनी कसरत से करें कि या अल्लाह हमारे शुहदाए करबला ने करबला में जाकर भी नमाज को नहीं छोड़ा, हमारे ऊपर कौन सी ऐसी आफत आ जाती है कि हम रूटीन में भी नमाज को छोड़ देते हैं। जिसको शायर कहता है, पढ़ो हरदम दुरूद उन पर, लियाकत हो तो ऐसी हो, अली बाबा नबी नाना शराफत हो तो ऐसी हो, सर सजदे में रख कर हुसैन ने यूँ सुनाया कलामुल्लाह, फरिश्ते भी हुए हैरान तिलावत हो तो ऐसी हो। उन्होंने उस हालत में भी ना नमाज को छोड़ा, ना कुरान को छोड़ा, ना अदल का दामन छोड़ा। तो इस बाबरकत रात में हमें इस्तिग़फ़ार सबसे ज़्यादा करना चाहिए कि हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो नमाज के ज़रिए राहत लिया करते थे। सही ना बिलाल और को कहा मौलाना करते थे। वक्त कम है, लोगों पे बड़ा मुश्किल वक्त है। आपके आने से पहले हम महंगाई का भी जिक्र कर रहे थे, मुआशी तौर पे भी मुश्किलात हैं। इस सूरत में आजकल के दौर में आप क्या तफवीज़ फरमाते हैं आखिरी 1 मिनट में कुछ? जी, एक तो मैं अर्ज़ करूँगा कि बावजूद रहने की कोशिश किया करें, और दूसरा हुक्मरानों को बुरा भला कहना छोड़ दें। कोई भी हुकूमत हो, मैं अक्सर ये बातचीत करता हूँ, लोग कहते हैं आपका फला, मेरा सबसे ताल्लुक़ है, हमारे लिए सारे काबिल एहतराम है। हदीस कुदसी है, मेरे बंदो, जब भी तुम्हारे ऊपर हुक्मरान बुरे आ जाएं या हालात बुरे आ जाएं तो लोगों को बुरा भला कहने की बजाय अपनी ज़ुबानों को ठीक करना और दुआओं के अंदर लग जाना। अल्लाह का वादा है कि मैं तुम्हारे हालात बदल दूंगा। और या वहाबू हो सके तो इसको कसरत से पढ़े, या वहाबू का जिक्र करें ज़्यादा से ज़्यादा। घर में दाखिल होते हुए दुरूद पाक पढ़ के, कुलोला पढ़ के, सलाम लेके दाखिल हो, कभी सारी ज़िंदगी। मौलाना अमीर साहब, वक्त कम है, मौजू तो हर मौजू ऐसा होता है कि जी करता है कि बोलते रहें और हम सुनते रहें। आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए, इस मौजू पर हमसे बात की। हम शब महराज की बात कर रहे थे, इज्ज़ बुनियादी तौर पर, और सुलह रहमी का मामला, ये बड़े तोहफे हैं जो महराज की शब हमें सीखने को मिलते हैं। इसी बारे में हम बात कर रहे थे। इंशाल्लाह आपसे हमारी मुलाकात होगी कल। आज इबादत की रात है, हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। कल तक के लिए हमारी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।